Good morning, all of you. Am I audible at the back? आंचल जी, इंदू जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Okay. Morning, sir. Good morning. So, yesterday we have finished talking about Emile Durkheim, and we have discussed some ideas on how Weber's personality was created. So, can you tell me one point in Weber's personality, which we say was reflected in Weber's personality also? जो वेबर की पर्सनैलिटी में एक पॉइंट था जिसे डरखाइम ने इतनी मेहनत करके जो दुनिया में चीजें बताई, डरखाइम बाबू ने, डरखाइम साहब ने एक नया जीवन बताया। तो उन्होंने जो नया जीवन बताया, वेबर का जो नया जीवन, हमने कल हल्का सा इशारा लिया। क्या आपको कुछ उसमें डरखाइम के उससे कोई झलक दिखाई दी, या आप डरखाइम के उससे कुछ वो कर सकते हैं, उसको रिलेट? जल्दी जल्दी बोलना है। हैं? इंटरप्रेटिस्ट। ओके। इंटरप्रेटिस्ट। ओके। सरस्वती जी, वीडियो ऑन करो, एक सेकंड जल्दी से। और भूपति जी, गुड मॉर्निंग। मिल गया एक्सेस? मॉर्निंग सर। मैक्स एक्सेस मिल गया? यस सर। हाँ, मुझे बताया गया था कि भाई सिंसियरिटी लेवल है, जब पक्का सिंसियर हो जाएगा तो हम भी मदद कर देंगे। तो मैंने कहा भाई, सिंसियरिटी लेवल का जहां तक सवाल है, अगर कोई बच्चा ऐसा है या कोई भी फ्यूचर एस्पिरेंट ऐसा है, पैसे तो सबको देने ही है, जो भी थोड़े बहुत कम ज्यादा देता है, पैसे के बिना तो मार्क्स ने कहा है काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर लगता Good है कि morning, बच्चे sir. की, कोमल जी गुड मॉर्निंग, मुझे अगर बच्चे की जिंदगी बचानी है ना, तो उस पर इतना प्रेशर डाल दो कि या तो वो एग्जाम छोड़ के भाग जाए या वो पेपर निकाल दे। तो मैंने बोला आप एक बार एक्सेस दे दो उसको, कोई बात नहीं। वो तो बोल रहा है मुझे तो एक्सेस नहीं मिली, यानी कि गलती वो तो दूसरे पक्ष की बता रहा है ना जी? सही बोला मैंने? जी सर। तो अब आप जो है पीछे का सारा कवर कर लो फटाफट ढंग से, जी और सर। पूछो, डाउट पूछो। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव वर्ड की स्पेलिंग गलत है। चलिए, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ये तो किताब का नाम है भी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म। मतलब वेबर, वेबर ने, वेबर का जो डेवलपमेंट है, जो उसका माइंडसेट है, ऑब्वियसली सोशियोलॉजिस्ट क्यों बना वो सोशियोलॉजिस्ट बना बिकॉज ही कुड थिंक अबाउट सोसाइटी। He is talking about capitalism. He is talking about religions. He is talking about such elements, और उनको वो और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको वो उठा रहा है बेसिकली। तो हम तो एक कंटिन्यूटी में देख रहे हैं। आप हर थिंकर को पिछले वाले थिंकर से लिंक करके देखोगे कि अगर मान लो, अगर ये इसको, इसमें से मैं इसमें क्या देख सकती हूँ या क्या देख सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? कितने टर्म हो गए सरस्वती? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। ऊपर देख रही है, जल्दी बोलो। अरे, आवाज नहीं आ रही, जल्दी बोलिए। Sir, complete. कंप्लीट क्या होता है? मैंने पूछा कितने हो गए, कितने हुए हैं, मैंने ये बोला है। जल्दी बोलो। वो टॉक अबाउट रिलीजन। जल्दी बोलो सरस्वती जी, यार तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि कमाल हो गया यार। बच्चा ट्रीट किया जाए कि बड़ा ट्रीट किया जाए, पहले ये डिसाइड करा के मुझे बता दो, मैं उसी हिसाब से फिर ध्यान दूंगा। तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे ध्यान दे दूंगा, पर मुझे पता होना चाहिए ना क्या चाहते हो। अगर तुम चाहती हो कि नहीं मुझसे नहीं पूछा जाए, मैं बोलूंगी नहीं ना, मैं करने का बोलूंगी ना, हाँ, तो फिर मैं क्या करूंगा? जल्दी बोलो। सर, पहले मैं ना वर्ड मीनिंग लिख रही थी, पर हम्म। मैंने वो छोड़ दिए। अब मैं उनकी टर्म लिख रही हूँ सीधा, मतलब। ओके, यानी कि लेवल उठ गया। हाँ सर, तो वो मैंने ना बीच में छोड़ दिया। कोई बात नहीं, लेकिन टर्म तो लिख रही हो। यस सर। तो उसकी डेडलाइन निश्चित करके बताओ कि भाई मैं टर्म्स साइड साइड में कर करके 2 महीने में, 1 महीने में, इस टारगेट को होली के एक दिन पहले, मैं होली जब ही मनाऊंगी जब मेरे सारा काम हो जाएगा, नहीं तो होली नहीं मनाऊंगी, ऐसा करके कुछ होना चाहिए ना।
सर होली तो वैसे भी नहीं मनाऊंगी। नहीं नहीं, होली नहीं मनाओगी, होली फेस्टिवल तो होगा, है? तो मुझे बताइएगा। तो ठीक है जी, तो हम वेबर की बात कर रहे थे, तो वेबर हम स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं, चलिए लिखना, हम समझना शुरू करते हैं। वेबर्स 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 मेन कंट्रीब्यूशन इज Weber's main contribution is to understand sociology, या मतलब is to understand society, society and its different elements। जैसे हमने बोला ना, religion is an element, society and its different elements, है ना जी? क्या बोला हमने? वेबर्स, दोबारा रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, मैंने क्या बोला? So Weber's main contribution is to understand society and its different elements. हाँ, it and its different elements through 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 reliable data, थ्रू रिलायबल डेटा। कीवर्ड क्या है? रिलायबल डेटा। इससे पहले रिलायबल डेटा नहीं है किसी के पास। थ्रू रिलायबल डेटा on his on through reliable data on historical phenomena from many parts of the world। that is why that is why his work is his work is not abstract, his work is not abstract, his work is not abstract because of heavy use of historical data, because of heavy use of historical data, because of historical because of heavy use of historical data। though 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 he is covering a very broad span, he is covering a very broad span and many societies, he is covering a broad span and many societies, he is covering a broad span and many societies, that is why that is why that is why he could that is why he could that is why he could only make he could only make rough generalizations, he could only make rough generalization। भाई पूरा ब्रॉड स्पैन लोगे आप, चाइना, उसने सारे रिलीजन स्टडी कर दिए, तो रफ जनरलाइजेशन ही बना पाया वो, ऐसे माइक्रो में नहीं जा पाया कि भाई ये एक वर्ड, उसने बाल की खाल नहीं निकाल पाया वो। लिमिटेशंस हैं, ठीक है, बट बट but because of his scientific inclination but because of his scientific inclination but because of his scientific inclination he he was he was he was a great force for developing sociology in the US। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं, अलग अलग सोसाइटीज को उसने समझा, अलग अलग सोसाइटी पे उसने वर्क किया,
साइंटिफिक तरीके से किया, इस वजह से एकदम माइक्रो एलिमेंट्स पे काम नहीं कर पाया, लेकिन समाज के जो आधारभूत स्तंभ हैं अगर वो उसने कुछ उठाए, उसका ब्रॉड स्पैन बहुत ज्यादा था, और पहला ऐसा सोशियोलॉजिस्ट है जिसने ऐतिहासिक ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग किया जो कि रिलायबल है। रिलायबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तथ्य तो बहुत सारे हैं, तथ्य भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये भी तथ्य है, लेकिन आउटपुट क्या आया उससे पता लगेगा ना। पढ़ तो तुम सारे दिन ही रहे हो, क्यों जी? क्यों, हम पढ़ रहे हैं सब, पर तथ्य, हिस्टोरिकल जब तथ्य की बात की जाएगी, इसलिए मैंने क्या पूछा, मैंने सरस्वती से मैंने ये पूछा, भैया क्या हो रहा है ये बता दे। पढ़ तो सभी रहे हैं, वो तो एक कहानी चली रही है, लेकिन उसमें से भी क्या हुआ, तो तो ही वॉज ऑल्सो लाइक दिस, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि क्या था। चेंज द पैराग्राफ। He developed concepts. He developed concepts. Concept. He developed concepts. He developed concepts in such a way, in such a way that they could throw light. They could throw light on different dimensions of a specific phenomena. यानी कोई भी जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उस पे वो प्रकाश डाल सकेगा। स्पेसिफिक फिनोमेना। लेकिन हम ये कह सकते हैं, आप ये बात समझिए कि भाई एक जनरल रूल की तरह है कि उसने स्ट्रिक्टली अपने आप को ऐसे बांधा नहीं। ओके, कायदे से तो जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं वो हिस्ट्री में हुए हैं। कोई इतिहास में कोई चीज हुई, कोई फिनोमेना है, दैट डेवलप्ड इन इन हिस्ट्री, और उसका कॉजल फैक्टर भी हिस्ट्री में ही जाएगा। स्पेसिफिक फिनोमेना, जो स्पेसिफिक कोई भी चीज होती है समाज में, यानी कोई भी कुछ हो रहा है तो उसका कॉज तो हम इतिहास में कॉजल फैक्टर होगा ना, जैसे हमने पढ़ा था अभी अभी हमने दरखाई में भी पढ़ा था कॉजल फैक्टर, जो कॉज करता है किसी चीज को, जो किसी चीज को जो वो करता है। तो स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिए, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पकड़ा दिए, लेकिन इन्होंने जो चीजें ऑलरेडी चली आ रही हैं उनको मिक्स किया है, यूज किया है इन्होंने। बात समझ आई? रिसर्च और अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंपीरिकल डेटा के बेस पे इन्होंने कंबाइन किया बेसिकली, आप कह सकते हैं? यानी कि क्या किया वेबर ने, आप ये समझिए, वेबर ने ना लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ उसने जस्टिस करने की कोशिश की। हिस्ट्री भी मिक्स कर दी, सोशियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है जो मतलब जो इवॉल्व करने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने उस कॉम्प्लेक्सिटी को प्रूव करने में रियल रिसर्च डेटा का प्रयोग किया। तो पीछे से अलग हो गया ये, ठीक है जी? हाँ, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, ओके, वर्स्टैन, या जर्मन में तो खैर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगा, वर्स्टैन एक कॉन्सेप्ट है ये। क्या इसका बेस है, हम लिख देते हैं। सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट have an advantage in understanding sociologists have an advantage in understanding बहुत की वर्ड है,
Understanding social phenomena unlike unlike a unlike unlike a scientist's ability to understand a chemical. एक नेचुरल साइंटिस्ट जो एक साइंटिस्ट है उसमें और सोशल साइंटिस्ट में क्या फर्क है? सोशल साइंटिस्ट समाज का जो चिंतक है, समाज का जो वैज्ञानिक है, सामाजिक वैज्ञानिक है, वो तो अंडरस्टैंड कर लेगा सोसाइटी को, लेकिन जो नेचुरल साइंस है वो केमिकल को ऐसे थोड़ा ना अंडरस्टैंड कर पाएगा जैसे वो कर पाएगा. बोथ अंडरस्टैंड बट इन देयर ओन वेज. केमिकल है, अब कॉपर है, कॉपर तो कॉपर है, या फॉस्फेट है, फॉस्फेट ही है वो तो दिस इज द डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट. तो दिस टर्म मीन्स अंडरस्टैंडिंग. ये जो हमने टर्म लिखी वर्स्ट-हैंड, दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझना, किसी चीज को समझना. आप किसी चीज को कैसे तर्कपूर्ण तरीके से समझते हो, समझते कैसे हो. ओके इट इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल, आप कह सकते हो इट इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेबर टू सोशियोलॉजी. कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेथोडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी कह दो. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेबर जो है ये, इसको हम कॉन्ट्रोवर्शियल मानते हैं. इसमें मतलब कि विवाद है ये कि मेथोडोलॉजी में इसका प्रयोग किया भी जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना योगदान दिया है समाजशास्त्र में. ओके बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेप्चुलाइज. उसकी जो आर्ग्यूमेंट है, जो मतलब कैसे उसको बनाया जाए, कैसे उस कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि रूप दिया जाए, इस पे पड़ी वो हुई है कि कैसे करें, कैसे उस चीज को करें. आप समझे? कैसे उस चीज को, उसकी मतलब अगर हम हिंदी में एक शब्द यूज करें, उसकी अवधारणा को लेके बड़ी चर्चा हुई कि उसकी अवधारणा क्या होनी चाहिए. दिस इज रिलेटेड विद वेबर्स मेथोडोलॉजिकल थॉट. ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई हैं? वेबर की जो मेथोडोलॉजिकल थॉट है, जो उसका मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस है, या जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसकी आप कह सकते हैं जो उसकी पद्धति जो वो प्रयोग कर रहा है, पद्धति वर्ड हम यूज कर सकते हैं, जो भी वो पद्धति प्रयोग कर रहा है उसको लेके पूरे उसको आप इसको सोच सकते हो कि अच्छा ऐसा हुआ है. ओके ये कॉन्सेप्ट है. लेकिन बाकी भी जो मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है उसमें भी हम कह सकते हैं कि ये सारी जगह हमें वो चीज दिखाई देती है. वाई बिकॉज ऐसा क्यों है? हम क्यों कह रहे हैं कि पद्धति और जो अवधारणा है वो एकदम क्लियर नहीं है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज वेबर वॉज not very consistent and precise. Okay, not very consistent and precise of the methodological thoughts he was promoting. No, he was using and did not see them very highly. मतलब उनको ऐसा कुछ नहीं देख रहा था मैं कोई चमत्कार कर रहा हूं, मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. वो सोचता था सबको पता है ये बात. जर्मन जो हिस्टोरियंस है उस समय के, या जो उस समय की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, उसके एंगल से अगर वो देखता था तो उसे लगता था हाँ यार ये तो पता ही है, उसने बता दिया, थोड़ा बहुत समझा दिया, हो गया जी, अब बोल दिया. एकदम एग्जैक्ट फ्रेमवर्क बना के प्रॉपरली ऐसा नहीं कर रहा था. इस वजह से हम कह सकते हैं वो इम्प्रेसाइज था. जर्मन जो सोसाइटी उस टाइम पे है, जो हिस्ट्री है जो चल रही है, उसने यूज कर दिया कुछ, उसने आधी बात बता दी, आधा बता दिया, लिंक कर दिया, बता दिया, और उसे लगता था दिन रात, उसे लगता था मैं तो सेम ही बात रिपीट कर रहा हूं यार.
मैं तो सेम बात सारा दिन बोलता हूं, मैं तो सेम बोल रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हो कि हिज आइडियाज, हिज आइडियाज की जगह कहना चाहिए हिज थॉट्स ऑन वर्स 10, जो ये शब्द हमने प्रयोग किया वर्स 10, VERSTHEN यही शब्द अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा ऐसे ही। His thoughts on verse 10 were known to German historians, and they were derived from a special field. और उस फील्ड का नाम क्या है? हर्मीन्यूटिक्स। ये भी एक शब्द आ गया जी। यानी कि वर्स 10 कहां से निकल के आएगा? हर्मीन्यूटिक्स से निकल के आया। ठीक है जी। ये क्या है? स्पेशल अप्रोच। इट इज अ स्पेशल अप्रोच। एक खास प्रकार की एक अप्रोच है, खास प्रकार की एक आप कह सकते हैं कि अगर हम बोलें कि खास प्रकार का एक ऐसा मतलब पहुंच है, एक प्रकार का एक सिस्टम है, एक प्रकार का एक आइडिया है। was a special approach to understanding and interpretation of published writings. अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिश्ड राइटिंग्स। कीवर्ड क्या है यहाँ पे? कि जो छप चुका है। अब हिस्ट्री छप चुकी है, इतिहास छप चुका है, तो उसी में से वेबर निकाल रहा है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स से लेकर, और जो ये बाकी उसने सब कुछ किया, हिंदू धर्म और बाकी जो भी किया, इसीलिए हम कहते हैं उसने हिस्टोरिकल डेटा का प्रयोग किया। हिस्टोरिकल डेटा छप चुका है, छपने के बाद उसने उस चीज को लिया है एज ए डेटा। तो जो पब्लिश राइटिंग्स का जो एक स्पेशल फील्ड है उसको हर्मीन्यूटिक्स कहते हैं। ठीक है। द गोल वाज टू, क्या है गोल? द गोल वाज टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग ऑफ द ऑथर as well as basic structure of the text. Thinking of the author as well as basic structure of the text. Okay, basic structure of the text. क्या देखना है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है टेक्स्ट का। एंड टू एक्सटेंड दिस आइडिया, और उसको कहां एक्सटेंड कर रहे थे वो? एंड टू एक्सटेंड दिस आइडिया इन अंडरस्टैंडिंग सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन में अब उसको उन्होंने लिंक कर दिया। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ। ओके। यानी कि क्या किया है कायदे से? कायदे से किया है कि जब एक बार हमें समझ आ जाता है कि कोई भी हिस्टोरिकल मेथड वो क्या है, कोई भी हिस्टोरिकल मेथड कायदे से एक क्लासिकल मेथड की तरह है इंटरप्रिटेशन का, और उसको आपने जीवन में आपने उसको लगाया, मेथड को लगाया। ह्यूमन डिजाइन आपने ढूंढा। यानी जो भी आप इवेंट सारे दिन में कर रहे हो, सुबह उठे, मूड नहीं है पढ़ने का, और उसके बाद फिर पढ़ने भी बैठ गए, फिर उसके बाद खाना खाया, फिर पढ़ने बैठ गए, तो इसके आगे भी तो एक डिजाइन है ना। इस सारे इवेंट्स के पीछे डिजाइन है, सॉरी, उन सबके पीछे एक डिजाइन है। तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन और इंडिविजुअल्स पे भी लागू हो सकता है। ऐसा हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू हम बोल सकते हैं। ओके। यानी कि सारी हिस्ट्री उसने क्या मानी? वो मान ली एक तरीके से इंटरेक्शन है हिस्ट्री। सारी हिस्ट्री एक तरीके से इंटरेक्शन है, और उस इंटरेक्शन का एक सिस्टम है, उस इंटरेक्शन का एक डिजाइन है। तो वेबर उस डिजाइन को निकाल रहा है। हर्मीन्यूटिक्स यानी मैंने किताब तुम्हें पकड़ा दी, मान लो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा। अब ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा जो है वो किसने लिखी? उसकी सोशलिस्ट थिंकिंग थी, उसका माइंडसेट सेंटर का था। उसने उस किताब के अंदर क्या रेडिकल इवेंट्स भी लिए हैं, उसने उस किताब से बताना क्या चाहा है, क्या उसने गांधी को जस्टिफाई किया है, क्या वो रियल जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो नहीं है उसमें, क्या उसमें सबाल्टन हिस्ट्री जो ग्रास रूट में जो रिबेलियंस रिवोल्ट्स हुए हैं उनका चर्चा डिटेल में। तो ये एक पिक्चर बन रही है, जो नहीं है वो उससे अलग बनेगी और जो है उससे वो अलग बनेगा। तो वेबर इज एक्चुअली हर्मेन्यूटिक्स के थ्रू, दैट इज व्हाट वर्स 10, यानी वर्स 10 हो गया अंडरस्टैंडिंग, हर्मेन्यूटिक्स हो गया वो उससे बड़ा सिस्टम,
वर्स 10 हो गया कॉन्सेप्ट, यानी अंडरस्टैंड जो करने की प्रक्रिया है उसको वर्स 10 कहेंगे, और जो आपका फील्ड है उसको हम कहेंगे हर्मेन्यूटिक्स। ठीक है जी। हाँ, सेकेंडरी डेटा तो है ही, इट इज अ सेकेंडरी डेटा, डेफिनेटली सारा ही सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी तो नहीं है ये। प्राइमरी होगा तो वो सर्वे करेगा, प्राइमरी होगा तो जाके क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब हम यूज सेकेंडरी डेटा कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट हम प्राइमरी प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे आप उसको इंटरप्रेट करोगे और उसको मोल्ड करोगे तो प्राइमरी हो गया वो। उतना ही प्राइमरी चाहिए बस यहाँ पे एग्जाम में, अदरवाइज तो घर बैठ के थोड़ा ना होता है। आपको बोला जाता है भाई किताब उठाओ, लाइब्रेरी जाओ, 5 हिस्ट्री की किताब रखो उठा के, और उस 5 किताबों को फिर आप स्टडी करके उसका माइंडसेट निकालते, तो आप वेबर को फॉलो करते। अभी तो आप सिर्फ ये देख रहे हो कि वेबर क्या कर रहा था, आपको खड़ा कर दिया गया है वेबर के सामने, और आप देख रहे हो कि वेबर कर क्या रहा है। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन के बिना ये पेपर नहीं निकल सकता। अगर आपकी विजुअलाइजेशन, सब में होती है विजुअलाइजेशन, बस वो ये, या तो हम नेगेटिव विजुअलाइज कर सकते हैं या हम पॉजिटिव विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसे विजुअलाइज कर लेते हैं। अरे मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं पूछता, ये विजुअलाइजेशन है। अरे मुझे नहीं पढ़ना, कुछ समझ नहीं आता, ये भी विजुअलाइजेशन ही है। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं पहले विजुअलाइज कर देते, पहले ही विजुअलाइज हो जाता है, अरे भाई यहाँ से इतना माल आ सकता है। जैसे वो तुम्हारा डीसीपी गुड़गांव था, उसने विजुअलाइज किया कि वो 30 करोड़ जो जा रहे हैं उसमें से मैं 5 करोड़ तो भाई मेरे ही हैं, कोई टेंशन है ही नहीं। उसने बंदूक जो नोक पे 5-2-4 करोड़ मंगा लिए। 2 किलो तो सोने की ईंट मंगाई थी उसने, 2 किलो, 2 किलो सोने की ईंट मंगाई थी, विजुअलाइजेशन था उसका। लेकिन जब ये पता लगा एसआईटी बन गई है, जब ये पता लगा कि इस तो खुल गया है भाई, तो उसने बोला ले जा भाई, ले जा, सब ले जा, नहीं चाहिए कुछ भी, ले जा। 2-4 लाख पड़े जो छोड़ के बाकी सब दे दिया। लेकिन अब क्या, वो पकड़ा गया लास्ट में, मतलब पकड़ा, इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नाउ। अब सोचो आप, यानी कि डीसीपी आईपीएस एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया। तो यानी कि घुसते कोई ऐसे नहीं है जिनको बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं क्या पता है और क्या नहीं है। एक लिमिट तक आपको बनना है, वो बनोगे तो हो सकता है सिस्टम में आप भी घुस जाओगे, सिस्टम का कंट्रीब्यूट भी करोगे, सिस्टम में कंट्रीब्यूट भी करोगे। तो इसका मतलब यही कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल मेथड एक क्लासिकल मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जो कि एक्शन पे आप लगा दो टेक्स्ट की जगह, और आइडेंटिफाई करो ह्यूमन डिजाइन क्या है किसी भी इवेंट्स के पीछे का। तो हमें हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ये बात महसूस करने में कि ये चीजें ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन इंडिविजुअल को भी लागू हो सकती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी हिस्ट्री हमने क्या बोला, वो इंटरेक्शन हो जाती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के हिसाब से आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेबर वेबर सॉट टू यूज, सॉट यानी वेबर ने क्या चाहा, वेबर सॉट टू यूज टूल्स ऑफ हर्मेन्यूटिक्स। अभी हमने क्या बात की थी, टूल्स, जो हम बात कर रहे हैं जैसे इंटरप्रेट करो, ये टूल्स हैं, ये टूल्स ऑफ हर्मेन्यूटिक्स टू अंडरस्टैंड। 3 एरो बना दो, 2 एरो बना दो, बल्कि 3 क्या, एक तरफ लिख दो एक्टर, ऐसे करके एक्टर, यानी जो एक्टर यानी ह्यूमन बीइंग, जो हम है, हम एक्टर हैं, है ना। और एक हो गया आपका इंटरेक्शन, जो भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी आपका अंतर संबंध जो बन रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, एक वो हो गया। इन दोनों को ऐसे लिख के आगे कर दो एरो, इस इंटरेक्शन और एक्टर के थ्रू व्हाट ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड होल हिस्ट्री, सारी ह्यूमन हिस्ट्री को वो ऐसे समझना चाह रहा है कि करने वाला और कारक, कारक हो गया, करने वाला हो गया, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड होल इंटरेक्शन थ्रू एक्टर्स। एक्टर यानी कि जो है श्रोत, जो मतलब जो भी पार्ट प्ले कर रहा है वो एक्टर ही है, जो भी हो रहा है। और दूसरा हो गया आपका इंटरेक्शन। इस चीज के थ्रू वेबर चाह रहा है कि भाई मुझे जो है पता लगे कि ह्यूमन हिस्ट्री कैसे काम करती है। ठीक है जी। बातचीत, यानी हम भी क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन, और हम सब क्या है, एक्टर्स। अब एक किताब लिख दी जाए और उस किताब में बताया जाए कि ऐसे बैठे थे, ऐसे देख रहे थे, और हर एक के बारे में कुछ कुछ बता दिया जाए, असली दिमाग में ये चल रहा था, और असली माइंड ये था, आधा ध्यान यहाँ डिवाइडेड था, आधा ये था। तो वो क्या हो गया, वेबर फिर उसको पढ़ाई, वो उसको उसके हिसाब से तुम्हारा पर्सनैलिटी और तुम्हारे इवेंट्स और तुम्हारी लाइफ को निकाल देगा वो। ठीक है जी।
but verse 10 verse 10 verse 10 did not see verse 10 बोल रहा हूं, but Weber did not see verse 10 Weber did not see verse 10 as a soft irrational in अतार्किक soft irrational and subjective research methodology. उसने नहीं माना कि अतार्किक भी है, ये सब्जेक्टिव भी है, irrational soft subjective research methodology, but instead for him it was a systematic and rigorous research. That is rational procedure of study. कौन सा प्रोसीजर? तार्किक, एकदम रेशनल प्रोसीजर, रेशनल प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया थी उसके लिए. कुछ कहते हैं अरे यार क्या तुम कैसे इंटरप्रेट निकालोगे, अपने इंट्यूशन के बेस पे तुम ऐसा बोल दोगे ये समाज का हिस्सा ये करता है, हिंदू ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं. कभी तुम किसी के लिए थोड़ा अच्छा बोल दिया, कभी थोड़ी सी ज्यादा कमियां निकाल दी. वेबर सेज नो, मेरे लिए ये एक प्रोसीजर है, मेरे लिए एक ये पूरा रेशनल सिस्टम है. इसको उसने ऐसे क्रिटिसाइज किया. ओके the key question to think about Weber's verse 10 the key question to think और ये वेस्टर्न क्या है? वर्स क्या बोला था? ये भाई जर्मन का शब्द है, मैं क्या बोलूं, इसका मतलब है इंटरेक्शन. जो तुमने मुझसे भी बोला ना, तो ये वर्स्टन ही है. ये वर्स्टन इज अ जर्मन मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आप चीज को क्यों समझते हो, किसी चीज को, कि जैसे जर्मनी में आप जाके कॉफी कैफे में बैठोगे, और कैफे में कहाँ बैठना है, कितना जोर से हंसना है, और कॉफी में वहां के जो उनसे बोलोगे कि भाई शुगर बोलते भी है नहीं बोलते, वो जो आप सारा माहौल समझोगे वो वेस्टर्न है. वो तुम जर्मनी के एयरपोर्ट पे उतरते तुमने याहू इंडियंस में आ गई और तुमने ऐसे सेल्फी ले ली, लेकिन वहां के लोगों को तो ये पसंद नहीं है. तो तुम्हें वहां का वेस्टर्न मतलब वो जो पूरा सिस्टम है उसका मतलब यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. जर्मन वर्ड है ये. और हार्मेन्यूटिक्स क्या है? हार्मेन्यूटिक्स है छपी हुई किताबों को समझना. तो छपी हुई किताबों को समझने का टूल हो गया वर्स्टन. वर्स्टन एक तरीके का सॉफ्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सॉफ्ट वर्ड है ये. और हार्मेन्यूटिक्स क्या हो गया? वो हो गया टेंजिबल, क्योंकि आपकी किताब है, किताब में ही किताब को जो और जिन टूल्स को वेबर यूज कर रहा है हार्मेन्यूटिक्स के टूल को, वो समाज को समझने की स्टडी कर रहे हैं. अब कुछ कहते हैं वर्स्टन सब्जेक्टिव है. भाई वर्स्टन सब्जेक्टिव है क्योंकि उसके माइक्रो एलिमेंट्स नहीं है ऐसे कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा. वेबर अपने हिसाब से उनको घुमा तोड़ा मुड़ा रहा है. तो वेबर ने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं एक रिग्रेस प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, मैं एक सिस्टमेटिक स्टडी फॉलो कर रहा हूं, ऐसा वेबर ने कहा. समझ आया? हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं ओके जो द की क्वेश्चन है, हमने क्या लिखा? Key Is question about Weber's first hand. हाँ क्या क्या? Key question is to think about Weber's first hand. हाँ, की क्वेश्चन इज टू थिंक अबाउट वेबर्स वर्स्टन अप्लाइड, एप्रोप्रिएटली अप्लाइड, एप्रोप्रिएटली यानी कैसे उसने अप्लाई किया, एप्रोप्रिएटली अप्लाइड टू द सब्जेक्टिव स्टेट्स. है सब्जेक्टिव यानी एक चीज से ज्यादा इंटरप्रिटेशन जिसके हो सकते हैं. टू द सब्जेक्टिव स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स. ओके, सब्जेक्टिव स्टेट्स. सब्जेक्टिव यानी अगर पूरा वो एकदम गजब वाला मतलब कि मतलब जैसी बात होगी वैसा आदमी मॉडिफाई कर देगा, वो सब्जेक्टिव हो गया. सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स और
और subjective aspects of large scale units, subjective aspects of large scale units of analysis. ये बड़ा अच्छा टर्म है, लार्ज स्केल यूनिट ऑफ एनालिसिस, लार्ज स्केल यूनिट ऑफ एनालिसिस। जैसे सोशियोलॉजी में एक यूनिट ऑफ एनालिसिस बताओ, सोशियोलॉजी के एक यूनिट बताओ जिसको आप एनालाइज कर सकते हो। सोशियोलॉजी की कोई भी एक यूनिट बताओ जिसको एनालाइज किया जा सकता है। यूनिट, यूनिट का मतलब आप कह लो, मैं दूसरा वर्ड बोल दूंगा तो 1 मिनट में बोल दोगे हो, एक सेकंड से पहले बोल दोगे अगर मैंने कुछ और वर्ड बोला तो। यूनिट बोलने से ही तुम फंस रहे हो उसमें। सोशियोलॉजी की कैसी है? सोसाइटी में जो तुम फैमिली कहाँ हो? तुम लद्दाख में हो क्या? है तुम कहाँ से पढ़ रही है? ये लद्दाख है? कहाँ है ये? या कनाडा में है? समझ नहीं आ रहा यार। और वो भी नहीं समझ आ रहा, टोपी और भाई साहब अंदर भी और बाहर जैकेट भी भाई साहब। वो तो मुझे कह रहा था कल मैं नजफगढ़ के पास हूँ। सर, इतनी सर्दी ठंड का है? आपको ज्यादा गर्मी लग रही है। हैं? अच्छा अच्छा, सर, ओहो, आपको गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है। अच्छा जी ऐसा है क्या? ठीक है, कोई नहीं, बदला लूंगा मैं इसका। तबीयत खराब है तो। हैं, क्या कह रहे हैं भाई? तबीयत खराब है सर तो। अभी ठीक है तेरी तबीयत? हाँ सर, पहले से ठीक है। चल ठीक है। नो नो, आई डोंट मीन कि आप अपनी मर्जी से ना जाएं। देखो छींक दिया उसने, वो देखो तरीके भाई बोलते ही उसने प्रूव कर दिया तुम्हारी साथी है वो, कि हाँ ठंड है। ठंड तो है लेकिन मुझे भी पता नहीं, अब लगती नहीं गर्मी, अब नहीं लग रही, सर्दी नहीं लगती। पहले तो थोड़ी सर्दी लगती थी, मतलब अभी नहीं लग रही है। वैसे सर्दी तो मुझे भी लगती है ऑब्वियसली, और मुझे सर्दी कान में लगती है। अगर मैं टोपी पहन लूं तो मैं चैन से हूँ, कान में वो नहीं होना चाहिए, कान में ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं सबके। तो पॉइंट इज कि क्या है, एक सोशियोलॉजिकल यूनिट बताओ, सोशियोलॉजिकल यूनिट ऑफ एनालिसिस। अरे इसमें देखने का किताब में कुछ है ही नहीं सोसाइटी सर, से, क्लैन, है? जल्दी जल्दी बोला करो। सोसाइटी, है सोसाइटी, वेरी गुड। और किनशिप टाइज। किनशिप टाइज, बाप रे कितना आगे चली गई, एकदम गजब। मतलब खाना खाने गए थे और ये वहां जाके बोल रही है आई वांट चिकन पिज्जा बर्गर विद मेयोनीज सॉस एंड लिटिल मस्टर्ड आल्सो। और खाना खाने घर से निकले थे, खाना खाने जा रहे हैं जी, वहां जाके ये बोल रही है मेयोनी, आई वांट चिकन पिज्जा बर्गर विद ऐसे होता नहीं, वो विद दिस विद दैट विद सबवे में जैसे होता है। सिंपल रखना है भाई, सिंपल। सोसाइटी हो कल्चर। गया, कल्चर हो गया, ये सारे क्या है? यूनिट है। सोसाइटी भी कायदे से यूनिट है। सोसाइटी किसकी यूनिट है बताओ? सोसाइटी वैसे यूनिट नहीं है, मैक्रो है, वो पूरा बड़ा है वो, लेकिन सोसाइटी किसकी यूनिट है? अरे यार इतना टाइम लगा देते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री है। अगर ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमन हिस्ट्री नहीं होगी, या ह्यूमन जो पूरा आप मतलब पैरेलल है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन कल्चर, वो सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करता है अपने आप में। सोसाइटी मतलब ब्रॉड है, इसीलिए सोशियोलॉजी में मतलब सोशल रियलिटी, हाँ बिल्कुल सोशल रियलिटी आप कह सकते हैं। सोशल रियलिटी थोड़ा छोटा हो गया, सोसाइटी का पार्ट है सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी सोसाइटी का पार्ट है। बड़ा कौन हुआ? सोसाइटी हुआ। सोसाइटी के अंदर ही कल्चर आ रहा है, सोसाइटी के अंदर ही मल्टीपल कल्चर और सिविलाइजेशन आ रहे हैं। तो वेबर क्या बोल रहे हैं? वेबर इज सेइंग, हम ये बोल रहे हैं भाई वर्स्टन अगर मान लो गड़बड़ है, वर्स्टन अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ रहा है, पहली बात तो क्या वो लोगों के दिमाग में जो चल रहा था उसको लेके चल रहा है, या वो किसी बड़ी लार्ज यूनिट को लेके चल रहा है? किस चीज पे वर्स्टन अप्लाई कर रहा है? वो लोगों की सोच पे अप्लाई कर रहा है कि लोग क्या हो रहे हैं, या किसी उस पे अप्लाई कर रहा है कल्चरल यूनिट? जैसे कल्चर अपने आप में क्या हो गया, एक मैक्रो यूनिट हो गई। ओके, हाँ। thus he is focusing upon he is focusing upon cultural and सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है वो उस पर फोकस कर रहा है। कल्चरल एंड सोशियल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्शन he is focusing upon, thus he is focusing upon cultural and social cultural context of action. Therefore is a tool for macro level analysis. Worsten is a tool for
मैक्रो लेवल एनालिसिस, यानी कि मैक्रो यानी जैसे हम इकोनॉमी में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अरे मैक्रो तो सिंपल सा वर्ड है सरस्वती, नहीं आए कोई तो बता दो तुम मुझे, मैं साथ साथ में हिंदी भी बता दूंगा तुम्हें। कुछ भी करो लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। मैक्रो लेवल, मैक्रो का मतलब मैक्रो, अब मुझे ऐसे याद तो आता नहीं यार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर एस्पेक्ट, अनदर एस्पेक्ट, अनदर एस्पेक्ट of his methodology, another aspect of his methodology was his commitment to the study of, was his commitment to the study of, was his commitment to the study of, causality, cause कैसे हुआ, was his commitment to the study of causality, यानी किसी चीज का कारण कार्य सिद्धांत क्या है, कैसे वो उजागर हुआ, एक फोकस उसका उस पे था, you know. His another aspect of his research methodology was his commitment to causality, causal factor, causality, कारण कारक सिद्धांत जैसे हम कहते हैं। more inclined towards the causes of social phenomena within the domain of history, you know, causes of social phenomena, किसी भी सामाजिक जो उसका है क्या कॉज है, क्या उसका कारण है, within the historical phenomenon, within the domain of history, within the domain of history। तो हम कहते हैं हिस्ट्री और सोशियोलॉजी को हम बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते, ओके है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी को हम बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। तो वेबर किस पर फोकस कर रहे हैं, कॉजल फैक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो सोशियोलॉजी के उससे फोकस कर रहे हैं। और सोशियोलॉजी किस में आ रही है पूरी, उस क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आ गया वो, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। सो इट इज मतलब कि ही इज कंबाइनिंग नोमोथेटिक, क्या कंबाइन कर रहे हैं वो, इसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी और जो लॉ होते हैं उसको हम कहते हैं नोमोथेटिक। ही इज कंबाइनिंग नोमोथेटिक, मेथड है, जैसे मेथड होते हैं हर चीज के, तो मेथड है ये नोमोथेटिक मेथड। ही इज कंबाइनिंग नोमोथेटिक methods with he is combining nomothetic method with ideographic का मतलब कि ये नोमोथेटिक के बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये आप कह सकते हो पर्टिकुलर साइंटिफिक फैक्ट और प्रोसेस, यानी कि नोमोथेटिक हो गया बिल्कुल जनरल बड़ा, और इडियोग्राफिक हो गया एकदम पर्टिकुलर कोई चीज, एकदम स्पेसिफिक चीज। एक हो गया, उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी स्पेसिफिक एक जनरल चीज को भी कम ले लिया, बड़े बड़े ब्रॉड प्रोसेस को भी ले लिया, और उन्होंने जो है इडियोग्राफिक यानी कि उन्होंने उसको भी ले लिया, दोनों बातों को ले लिया उसको, नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक, ठीक है जी। हाँ, तो नेक्स्ट पैरा में हम क्या बोल सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया, फिर हम कह सकते हैं कि by causal factor Weber focused on probability, मतलब कोई चीज हो रही है उसके ऊपर वेबर कैसे बोलेंगे कि हिस्ट्री से ये चीज निकाल के लाए, तो उन्होंने उसके कोई चीज का कॉज क्यों हुआ उस पर उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, प्रोबेबिलिटी पे फोकस किया। बाय कॉजल फैक्टर ही फोकस्ड ऑन
मतलब he focused more he focused on probability and not just and not just uh, repetitions, not just repetitions, analogy, repetitions, analogy और पैरेलल्स ऑफ एन इवेंट, यानी कितनी बार हुआ है, कब हुआ था, ये सिर्फ बोल के उन्होंने नहीं बोल दिया कि इसलिए दोबारा हो जाएगा, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पे वर्क किया। यू नो वेबर by for Weber, causal factor or causality means that what is the probability that an event will be followed, वो इवेंट दोबारा होगा या नहीं होगा, rather than looking for repetitions उसके, analogies उसकी, या parallel हिस्ट्री में कितनी बार हुआ है, क्या हुआ है, वो नहीं है। उन्होंने उनके लिए कॉजल फैक्टर का मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है होने की, सिर्फ ये नहीं कि वो हो चुका है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चीज वही हो रही है भाई, तुमने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया तो तुम एक तो ये बोलो मैंने 6 बार रिवाइज कर लिया, मैंने 8 बार रिवाइज कर लिया, मैंने 15 बार रिवाइज कर लिया, और एक तुम ही प्रोबेबिलिटी सोचो कि अब क्या हो सकता है। तो फॉर वेबर कॉजल फैक्टर इज ऑल्सो इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, नहीं तो हिस्टोरियन बन जाएगा वो। अगर वो सिर्फ हिस्ट्री के बेस पे कि इतनी बार ये हुआ था, इतनी बार ये हुआ था, इसलिए फिर ये होगा, वो तो भविष्यवाणी होगी, पुराण बन जाएगा, पुराण। बात समझे? वो तो पुराण बन जाएगा, तो वो इसलिए तो साइंस आ रही है। ओके हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? So by causal factor, Weber focused on probability and not just repetitions, analogy or parallels of an event. अरे अरे ये तो तुमने अंग्रेजी बोल दी सारी यार, अब अंग्रेजी आपका करनी हो तो एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो क्या? मुझे मतलब, लगा आप पूछ रहे हो कि जो लिखा है वो बता दो। हाँ वो बात भी ठीक है। और आपके मित्र भी आ गए, किरण जी भी आ गए हैं आपके साथ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी किरण जी, अब हमने वेबर की बात की, वेबर में हमने अब तक बात की कि वेबर साहब सोचते कैसे हैं। वेबर साहब ने हिस्टोरिकल टेक्स्ट को लिया, पब्लिश टेक्स्ट को, जैसे साइंस में टेक्स्ट होते हैं, और उन टेक्स्ट की वो वही टेक्स्ट जो है वो उनको एक पर्टिकुलर वे ऑफ स्टडिंग है, उसको हम हार्मेन्यूटिक्स कहते हैं। उनको उन्होंने इंटरप्रेट किया खोल खोल के, उस इंटरप्रिटेशन को हम कहते हैं वर्स्टन। उसके अंदर उन्होंने ये आइडिया नहीं लिया कि जो मर्जी, हमने बोला वर्स्टन कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, वर्स्टन एक पुअर मेथोडोलॉजी भी हो सकती है, एक सॉफ्ट मेथोडोलॉजी भी हो सकती है। लेकिन वेबर के काम को जब हम देखते हैं तो हमने देखा कि जैसे अब आपके ऊपर एक, आपके घर पे एक हिस्ट्री की किताब लिखी जाए, तो अब वो वेबर इस बात पे फोकस नहीं करेगा कि किरण जो है वो एक दिन जल्दी उठती है, एक दिन लेट उठती है, एक दिन गुस्सा होती है, एक दिन खाना खाती है, टाइम से नहीं आती, टाइम पे आती है, ये सब वेबर फोकस नहीं करेगा। वेबर जो है पूरे माहौल पे फोकस करेगा कि घर का कल्चर क्या है। तो वेबर ने मैक्रो यूनिट लिए हैं जी उनके उस सिस्टम के थ्रू, जो उसने वो मैक्रो यूनिट लिए, वो मैक्रो यूनिट की वजह से सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर वो सिर्फ कुछ भी ले लेता, कभी भूपति की बात हो रही, कभी सरस्वती की बात हो रही, तो फिर वो हम कहते हैं कि ये वेबर बायस्ड है, वेबर इज नॉट इंपिरिकल। तो वेबर एक पहला जनरेशन सोशियोलॉजिस्ट है जिसने रियल टाइम, जिसने रियल हिस्टोरिकल डेटा का यूज किया, इंपिरिकल डेटा का यूज किया। इसी वजह से उन्होंने बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया अमेरिकन सोशियोलॉजी में भी। ये सारे चीज अब हम करते करते यहां तक आ गए थे। अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई जो कॉजैलिटी, जब हिस्टोरिकल कोई फिनोमेना है तो उसका कॉज भी होगा, तो वो कॉजल फैक्टर में वो कैसे देखते हैं, मतलब वो हाउ ही गिव कॉज, की हिंदू जो है, हिंदू सोसाइटी कैपिटलिस्ट नहीं बन सकती, ये कैसे बोल दिया उसने। प्रोटेस्टेंट एथिक्स तो कैपिटलिस्ट बन गए, बहुत माल कमाल, मतलब कमाल भी है, बट इंडियन सोसाइटी क्यों नहीं हो रही। चाइनीज, उसने ब्यूरोक्रेसी में कैसे बोल दिया कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है, कैरिस्मेटिक है, वहां तो चाहिए हमें रेशनल, हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक है। और वो कह रहा है भाई रेशनल कैसे आएगी, मतलब रेशनल क्यों है यूरोप में, समझ आई बात। तो हमने ये किया है, तो इसीलिए हमने बोला वो कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक, यानी दोनों साइंटिफिक, दोनों साइंस की टर्म जब आप गूगल करोगे, बस ये वर्ड पता होने चाहिए, क्योंकि एक एक वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड,
अगर आपने आंसर में राइट जगह आपने लिख दिया एक ब्रॉड पिक्चर समझने के बाद, तो मतलब पार भाई, सब पार। इसलिए हम सारे वर्ड लेके चल रहे हैं। इसके बाद कुछ नहीं है, जार्गन रह जाएगा इसके बाद, जार्गन। मतलब फिर टाइम तक कितना ही कुछ भी पढ़ लो और कोई फायदा नहीं उसका। मतलब मैं नहीं कह रहा मत पढ़ो, मतलब मैं कह रहा हूं इंटरप्रिटेशन सिंपल होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज की, मेरा ये मानना है। इसलिए हिस्ट्री को भी मैं साइंटिफिक तरीके से देखता हूं। हिस्ट्री आई ऑलवेज सी इट फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। मॉडर्न इंडिया तो पूरा साइंटिफिक ही है, एंशियंट इंडिया भी साइंटिफिक है। एग्जाम तो साइंटिफिक चीज पूछता है, मुझे समझ आता, अच्छा ये पूछ रहा है, ये होगा। खैर, आप कल तो कोशिश करेंगे जल्दी की। सर बहुत डिफिकल्ट है। ओह सो सैड। क्यों? आपने तो कल कहा था हो सकता है। सर एक्चुअली बच्चे स्कूल में जाते हैं 8:30 तक, तो उनको रेडी करना होता है। तो मैं अगर 8 बजे क्लास में बैठती तो बच्चों को नहीं बैठो मत, ऑन कर दो स्पीकर लगा के। क्या? सर सुन सकती हूँ। अरे यार, एलेक्सा टाइप कुछ होगा ना, कुछ होगा एलेक्सा टाइप कुछ, अगर मान लो है होगा ना ऐसा, तो बच्चे हैं तो एलेक्सा भी होगा। देखो, दिस इज कॉल्ड सोशल रियलिटी। अभी भी मैंने एक सोशल रियलिटी को देखो तुम्हारे सामने रखा कि बच्चे हैं तो एलेक्सा होगा। वेबर भी ऐसे करके प्रोबेबिलिटी को सोच रहे हैं। तो आप एलेक्सा से कनेक्ट कर दो और बाकी सबको धमका दो कि खाना नहीं बनाऊंगी साला कोई बीच में बोला तो। तैयार होते रहो चुपचाप और सुनते रहो। ऐसे चलेगा नहीं तो नहीं होने वाला। और उनको भी बोल दो कि अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं बोल दूंगी वहां पे, तो मैं बीच में बोल भी सकता हूं कभी कभी। बच्चे उससे टेरर हो जाएगा, टेरर। तो टेरर उसे करना नहीं चाहिए। मेरे वाले मेरे नहीं मानते तो बस, मतलब दुनिया में तो कौन किसकी मानेगा। हाँ, कितनी खुश होगी, देखो इसको कितनी खुश होगी। ऐसा नहीं है, वो अभी छोटे हैं, वो अभी जानते नहीं कि मैं कौन हूं। समझे? हमारी हुकूमत थी, है और रहेगी। ये भी सोशियोलॉजिकल ट्रू नहीं है। एक आदमी की एक सत्ता, एक हुकूमत कभी रह ही नहीं सकती। ये भी सोशियोलॉजी कहती है कि ऐसा नहीं होता, हिस्ट्री कहती है ऐसा है जी सदैव। सोशियोलॉजी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश भी तो बोलते थे हम यहीं रहेंगे, तुम्हारा ही खून पिएंगे और तुम्हारी बात मानेंगे भी नहीं। तो समय हमेशा बदलता है। देखो ब्रिज बालाजी ने बोला समय हमेशा बदलता है, बदलता है भाई समय। तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट कॉजैलिटी का मतलब उन्होंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इवेंट वेदर इट विल हैपन और नॉट। क्या लिखा था हमने इंदु, दोबारा बोलो। अरे क्या लिखा था लिखा बोलो। हुआ बोलना है कि खुद का बोलना? नहीं नहीं, लिखा हुआ बोल दो, मैं सेंटेंस By पूरा causal होगा। fact, हम्म। by causal factor, Weber focused on probability and not just repetitions, analogy, or parallels of an event. हाँ, ऑफ एन इवेंट लाइक हिस्टोरियंस डू, लाइक हिस्टोरियंस डू। आप एक आध पेज छोड़ के, दो पेज छोड़ के, और हमेशा व्हाइट शीट पे लिखो। हमेशा व्हाइट शीट का प्रयोग करो। एक साइड बड़ा सा मार्जिन छोड़ो और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। ठीक है? दो 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 अनलाइक मार्क्स, दो अनलाइक मार्क्स, ही इज हैविंग वन वे कॉजल मॉडल। मार्क्स के तो बहुत सारे थे, दो इज हैविंग वन वे कॉजल मॉडल in contrast to in Marx dialectical method, in contrast to Marx dialectical method. Because Weber focus upon interrelationships. Weber focus upon interrelationship, अंतर संबंध between 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 society, economy, polity, society, economy, polity,
social stratification, religion, and so on, and so on. Okay, so you can say he was seen having, one causal model. लगता क्या है हमें कि एक ही causal model use कर रहा है वो. Okay, Weber is seen using one causal model in contrast to Marx dialectical method. लेकिन मार्क्स तो ऐसे नहीं कर रहा है, इंटर रिलेशनशिप रिलीजन इसकी इससे ऐसे नहीं कर रहा है. ही इज नॉट डूइंग लाइक दैट. देयरफॉर क्या, दस वेबर ऑपरेट्स है. ऑपरेट इज द की वर्ड. असली में क्या है, मल्टी है, और लगता हमें क्या है, वो सिंगल है. इट इज सीन की सिंगल कॉजल अप्रोच यूज कर रहा है, बट लेकिन ये क्या है, मल्टी कॉजल अप्रोच है. बट ऑपरेट्स, दस वेबर ऑपरेट्स विद मल्टी कॉजल अप्रोच इन विच, अब ध्यान से समझना, ये लाइन समझती सब समझ आ जाएगा. इन विच hosts of in which number of interactive influences act as causal factors. Number of interactive influences यानी जो भी आप पर प्रभाव पड़ रहे हैं, जो भी आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे जो प्रभाव पड़ रहा है, they are reflecting in that sense. Okay, बात समझे मेरी कि भाई क्या है, वेबर के लिए कॉजैलिटी का मतलब है, वेबर ने खुद बोला कि भाई, मतलब खुद क्या बोला, मतलब ये बात है कि उसके लिए प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की होने की नहीं होने की, बाद में होगा, उसके बाद क्या होगा, पहले क्या होगा. लेकिन उसके हिसाब से ना ये इनफ नहीं था कि भाई हम सिर्फ ये देख लें कि हिस्टोरिकल कांस्टेंट क्या है, रिपीटिशन क्या है, एनालॉजी क्या है. ऐसा नहीं था. इसीलिए रिसर्चर को क्या देखना चाहिए, रीजंस देखना चाहिए और मीनिंग्स देखने चाहिए हिस्टोरिकल चेंजेस के. हिस्टोरिकल जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक जो भी आधारभूत परिवर्तन जो भी हो रहा है किसी चीज में, उसके अंदर उसने बोला कि उसको मीनिंग भी देखना चाहिए, उसको रीजन भी देखने चाहिए. इसीलिए हम कह सकते हैं कि वन वे कॉजल मॉडल लगता है. भाई रीजन हो गया, कॉज बता दो, हो गया जी. लेकिन जब हम उसको देखते हैं कि वो जो इंटर रिलेशनशिप्स वेबर बता रहा है, समाज की, इकोनॉमी की, सबका सबसे जोड़ के कुछ ना कुछ बता रहा है, तो फिर कॉज कहां से ढूंढ रहा है वो कॉज ढूंढ रहा है. जब इकोनॉमी सोसाइटी को इंटरेक्ट करके बता रहा है तो उसमें से एक कॉज निकला, इकोनॉमी पॉलिटी को तो उसमें से कोई कॉज निकला. यानी जिस चीज की, हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस हम कह सकते हैं, आम भाषा में आप कह सकते हो, एक क्रिटिकल एनालिसिस करके उसका वो चीज निकाल रहा है, वो ऐसा आप कह सकते हो कि उसको तार्किक विश्लेषण कर रहा है वो उसका. जब हिस्ट्री सोसाइटी की बात कर रहा है तो कोई अप्रोच निकाल दी, तो उसने बहुत सारी चीजें निकाल दी. होस्ट ऑफ मतलब आप इन्फ्लुएंसेस हुए चीज पे, और वो कॉजल फैक्टर है. यानी ये कहना चाह रहा है सोसाइटी के ऊपर अगर इकोनॉमी का इंपैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पे इकोनॉमी का इंपैक्ट है, तो उसकी वजह से वो कॉज वहां ढूंढेगा. पर इकोनॉमी पे सोसाइटी का क्या है, उस पे दूसरा कॉज आ जाएगा. हर जगह कॉज बदल जाएगा. वो एक कॉज, हम जो अगर बात करें कि एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, तो ऐसा नहीं है. वेबर इज ब्रिंगिंग कॉजल फैक्टर फ्रॉम द इंटरैक्शंस. है, ये तार्किक बात है बिल्कुल. भाई मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, आपने वो सेम तरीके से इंटरप्रेट थोड़ी ना करनी है, सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. लेकिन जो जैसा उसको इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुमने इसका ये कॉज था कि तुमने इस चीज को ऐसे देखा. समझ आई बात? दोबारा पढ़ना, आ जाएगी नहीं तो आगे. ओके, दैट मीन्स मल्टी कॉजैलिटी. that means issue of multiple causality. that means issue of multiple causality या causal fact, causality या cause कह लो, multiple causality is reflected in the study of relationship between
प्रोटेस्टेंटिज्म, उसने की थी ना स्टडी, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंट होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक, जैसे रशिया पूरा कैथोलिक है, रशिया इज कैथोलिक इन दैट सेंस, मतलब कम्युनिस्ट था वैसे तो, लेकिन अगर आप बात करो ईसाई धर्म में तो बहुत बड़ा पिलर है वो प्रोटेस्टेंटिज्म, एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। So that is so he said that Protestant ethic was one of the causal factors. Protestant ethic was one of the causal factors for the rise of modern capitalism. One of the factors for the rise of spirit of modern capitalism. आधुनिक पूंजीवाद के में जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी जो आधुनिक पूंजीवाद की जो हम स्पिरिट कहते हैं, जो उसका तरीका है, जो उसका फैलने का तरीका है, ठीक है, तो उसके अंदर उसने कहा कि एक फैक्टर है, प्रोटेस्टेंट एथिक क्या है, एक फैक्टर है, एक फैक्टर है वो, ये नहीं कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से ही कैपिटलिज्म राइज हुआ या उस पे उसका इंपैक्ट है, ही इज जस्ट सेइंग इट इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स। बात समझ आई? ओके, वो कह रहे हैं फुलिश है ये आइडिया। अगर आप ये कहोगे कि कैपिटलिज्म कुड हैव ओनली अराइजन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, नहीं, तो कहता है कि कोई और अगर फैक्टर्स कोई और अगर इसकी जगह होते तो वो भी रिजल्ट, मतलब ऐसा कहने का मतलब यहां पर ये सिंपल सी बात है कि वेबर का ये आइडिया है कि कैपिटलिज्म जो है वो नहीं मानता वेबर इस बात को कि कैपिटलिज्म तभी अराइज होता जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होते। उसका कहना है अदर फैक्टर्स कुड हैव आल्सो लेड टू द सेम रिजल्ट। ओके, तो यानी डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो उसने कहा, क्या कहा वेबर ने, कि रिलीजियस मूवमेंट्स जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं मटेरियल कल्चर, यानी समाज का जो मटेरियल कल्चर है, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। अब ये आप कैसे करोगे, ये आप कैसे करोगे, ये आप ऐसे करोगे कि रीजनल एक्यूरेसी से आप जब भी बोल सकते हो जब आप एस्टिमेट कर पाओ कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ है। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ, वो हुआ है जी, वो आप कल्चर को एट्रीब्यूट करोगे। तो यानी कि अभी जैसे कि आंचल ने मुझे लिखा कि भाई हाथी की पूंछ की, जैसे कि हाथी एलिफेंट स्टोरी की, एक आदमी ने यहां से पूंछ पकड़ ली तो बोला हाँ ये सही है, एक ने सूंड पकड़ ली बोला यही सही है, एक ने उसके ऊपर बैठ गया तो यही सही है। तो अलग अलग है ये, यानी घुमा तो रहा ही है वो, लेकिन हम ऐसे घुमाना बोलेंगे नहीं, ऐसे बोलने से ना फिर उसका वो खत्म हो जाता है, एसेंस खत्म हो जाती है। तो वो कहना ये चाहता है, हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि उसने वन ऑफ द पर्सपेक्टिव से स्टडी करी, बट देयर कैन बी मल्टीपल पर्सपेक्टिव। हाँ, मतलब नहीं, उसने एक तरीके से स्टडी की, लेकिन वो तो कह ही रहा है कि अगर मान लो तुम ये कहते हो कि प्रोटेस्टेंट एथिक जो होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, जर्मनी में जो सीमेंस कंपनी है तुम्हारी, ये प्रोटेस्टेंट के ही माई बाप है। ये जर्मनी में हर घर में फैक्ट्री होती है, हर घर में मेटल वर्कशॉप है जर्मनी में, हर घर का मतलब बहुत सारे घरों में, वहां पे माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज का बोलबाला है वहां पे। इसलिए वर्ल्ड के बेस्ट लेंस कहां बनते हैं, जर्मनी में। वर्ल्ड के सबसे स्मार्टेस्ट इक्विपमेंट्स जो जर्मन लेंस बोलते हैं हम, जर्मनी घरों में बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो घरों में मोमबत्ती बनती है ना, वहां पे लेंस बनते हैं। तो भाई इसका ये कहना है कि अगर कोई ये कहे कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जर्मनी में जो आई वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से आई। अब प्रोटेस्टेंट एथिक क्या होते हैं, टाइम से उठेंगे, टाइम से काम करेंगे, शाम को दारू पी के फैलेंगे नहीं, बीच पे जाके नहीं लेट जाएंगे, ऐसी जर्मन है। जर्मन बड़े एकदम मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, जैसे यहाँ पे होता है कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिली जैसे होती है, टाइम से उठ गए, सफाई चाहिए एकदम, मेड नहीं आएगी तो भगा दिया जाएगा उसको, ऐसा करके वाला माइंडसेट। तो उसका कहना है ये एक कारण है, ये एक कारण है पूंजीवाद को आगे बढ़ाने। पूंजीवाद तो बढ़ेगा ही, आप रोज टाइम से बैठोगे, रोज आप सोचते रहोगे कहाँ बिजनेस भेजूं और मैं फैक्ट्री कैसे, मैं कैसे काम बढ़ाऊं, क्या करूं, तो पूंजीवाद बढ़ेगा। तो उसका लेकिन कहना है ये एक फैक्टर है पूंजीवाद के लिए। अगर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन नहीं भी होता उसका कहना, तो कोई और फैक्टर होता। अब ये क्यों, अब मतलब ये, अब ये ठीक है, हमें तो वेबर के स्टडी के अंदर देखना है ना, अब क्या करें। बात समझ आई?
सर ये कह रहे कैपिटलिज्म तो इनएविटेबल है, आएगा ही आएगा। हाँ मतलब कह तो यही रहा है ये एक तरीके से, लेकिन आप जैसे जनरलाइज करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जनरलाइज मत करो, रोको अपने दिमाग को, उसने ये बोला। और जब एक थिंकर पढ़ लेते हो तो चुपचाप उसको गले लगा के उसका दरवाजा बंद करके फिर दूसरे पे आओ। ऐसे करोगे तो क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन में कभी मिक्स नहीं करता कोई भी। आज क्या हो, फाइनेंस सेक्रेटरी, कल क्या है, फिशरी डिपार्टमेंट, परसों क्या है, एग्रीकल्चर, फिर क्या है, रूरल डेवलपमेंट, फिर क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर क्या है, डिसेबिलिटी। अबे कैसे कर लेता है आदमी वो सब? ऐसा तो है नहीं वो हर जगह जाके डिग्रियां ले रहा है। वो जहां जब होता है बस वो वहीं होता है, उसके बाद वो उसको लॉक कर देता है और फिर अपनी विल पावर के हिसाब से उसको ऑन करता है। समझे? कुछ तो चाहिए ना फैक्टर्स पहले। तो एक चीज वो होती है जो सबको दिखाई देती है, एक चीज वो होती है जो एक्चुअल में होती है। इसलिए सारे स्टूडेंट भी कभी एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ को वो सुनाई देगा जो बोला नहीं गया है, कुछ को वही सुनाई देगा जो बोला गया है, और कुछ को वो भी सुनाई नहीं देगा। वेबर ने भी यही बोला है, मैं क्या करूं? आप समझे मेरी बात को? The critical thing to remember, the critical thing to remember about Weber's thinking on causality, the critical thing to remember about Weber's thinking on causality is the spatial understanding of social life. Spatial understanding of social life. और ये क्या है? ये वही है आपका, आ गया वेस्ट हैंड, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ। ओके, ये है कॉजल फैक्टर, द स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ, दैट इज causal knowledge. Causal knowledge of social science is different from natural science. Causal knowledge of social science is different from natural science. That means meaningfully interpreting human conduct. meaningfully को गोला बना दो, meaningfully interpreting human conduct को अंडरलाइन कर दो। आइडेंटिफाइबल कैसे पता लगेगा? ह्यूमन कंडक्ट कैसे पता लगेगा? आइडेंटिफाइबल है रेफरेंस टू certain values and meanings. Reference to certain values and meanings. ओके, सर्टेन वैल्यूज का मतलब आप कह लो वैल्यूएशन आप क्या लगाओगे, किस चीज को आप क्या भाव दे रहे हो। सर्टेन वैल्यूज के साथ आप वैल्यूएशन भी बोल सकते हो, वैल्यूएशंस एंड मीनिंग्स। ओके, दैट मीन्स इट इज ऑफ यूनिक काइंड, ऑफ satisfaction. That means unique kind of satisfaction must be there for any historical explanation, and its cause. ठीक है जी, एक यूनिकनेस होनी चाहिए उसकी कॉजल फैक्टर को आइडेंटिफाई करने में। वो किस पे बेस होगी? ह्यूमन कंडक्ट और वैल्यूज पे बेस होगी। और मीनिंगफुल, अब मीनिंगफुल जो है वो मीनिंगफुल है, सबका अलग होता है मीनिंगफुल। किसी का ये है कि पार्टीज में नहीं गए तो क्या जिंदगी जी, क्या किया मैंने पूरी जिंदगी। कोई देखते हो तुम यार 22 साल में ये कर दिया, इसने इतना कर दिया, हमने तो कुछ नहीं किया। भाई साल है, फिर उसने कुछ किया लाइफ में? कुछ नहीं किया।
वो पढ़ता रहता है सारा दिन, पढ़ता रहा। क्या है लाइफ ये? चल भाई चल वहां खा के आते हैं, वो अलग फैक्टर है वो। तो वो यही कह रहा है भाई कि कॉजल फैक्टर, साइंस का कॉजल फैक्टर, हिस्ट्री का कॉजल फैक्टर, दोनों अलग। हिस्ट्री वाले कॉजल फैक्टर में यूनिकनेस होगी, मीनिंगफुलनेस होगी, कौन सी होगी जो आप चाहोगे, और एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ ये चीज को मैंने ऐसे देखा। दैट इज व्हाट वेबर इज सेइंग। ठीक है जी, बात समझ आई? ये हमने कह दिया कि ये साइंटिफिक नॉलेज से डिफरेंट है। these ideas these ideas these ideas these ideas can get conflicted between the approach of nomothetic and idiographic knowledge, जो हमने अभी बोला था। नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक नॉलेज। नोमोथेटिक एक तरीके का, इडियोग्राफिक एक, यानी एक हो गया स्पेसिफिक, एक हो गया ब्रॉड, एक हो गया जनरल पैथोलॉजी, एक हो गया जी कार्डियोग्राफी में भी, कार्डियो या हार्ट बीट में भी चार हो। जैसे आजकल तो मार्केट में तुम जाओ मॉल में तो वो लोग एक पैर पे पता नहीं क्या बांधने लगाने वाला भी एक इंस्ट्रूमेंट आ चुका है कि उससे आपका हार्ट बीट पता लग जाता है, मतलब हार्ट, आपकी हार्ट की हेल्थ। या जैसे अक्षय कुमार रोज खड़ा होकर वो ऐसे करके वो कि ये नहीं है तो आप मर गए, उल्टा हो रहा है ना, बल्कि सोसाइटी रेस्टलेस होगी उससे। तो 24 घंटे आप हार्ट बीट ही देखते रहोगे, 24 घंटे आप ब्लड प्रेशर ही मापते रहोगे, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ आपका दिमाग खराब। तो दोनों मेथड है ये, नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक नॉलेज। ठीक है जी, दो मेथड हो गए साइंस के, जैसे हमने बात की थी कि एक तो जनरल लॉ बताता है, एक स्पेसिफिक लॉ बताता है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, जो कहेंगे भाई नोमोथेटिक मेथड, तो वो क्या कहेंगे कि रिलेशनशिप होनी चाहिए सोशल फिनोमेना में, और इडियोग्राफिक क्या कहेंगे कि रिलेशनशिप रैंडम भी रह सकते हैं, रैंडम रिलेशनशिप्स। जनरल बताना है, एक जनरल बात करेगा, एक स्पेसिफिक बात करेगा। अगर आप दोनों वर्ड को देखोगे, नोमोथेटिक मेथड और इडियोग्राफिक मेथड को, तो आप पाओगे एक जनरल व्यू की बात करता है, जनरल यानी बड़ा बड़ा व्यू, जनरल व्यू। गुड हेल्थ इज एन एग्जाम्पल, एक जनरल व्यू है, लेकिन गुड हेल्थ में भी तो 50 चीजें हैं, 200 तरह के टेस्ट हैं। तो जब मैं 200 टेस्ट की बात करूंगा तो दूसरा मेथड आ जाएगा। तो वेबर ऑल्सो सेज कि यार एक तरफ तो जनरल ले लो और एक तरफ बहुत स्पेसिफिक ले लो, तो क्या करें, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, करा क्या जाए, किस चीज को स्वीकार किया जाए। तो इसीलिए वो वेबर क्या करता है, वेबर टेक्स ए मिडल पोजीशन। कॉज को, अगर आप किसी सामाजिक कॉज को या तो जनरल एट्रीब्यूट करोगे कि जनरल कारक था, या उसको बहुत स्पेसिफिक एट्रीब्यूट करोगे, तो वेबर कहता है भाई दोनों चीजें, दोनों हो सकती हैं। तो उसने क्या किया, मिडल पोजीशन ले ली, यू नो, मिडल पोजीशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेबर टुक ए मिडल पोजीशन in the concept of adequate causality। adequate causality, ये adequate जो हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, adequate causality। adequate causality reflected by probability, of a reflected by, probability की जगह आप लिखो probabilistic statement, सीधा reflected by probabilistic statements about relationship between social phenomena, probabilistic statements about relationship between social phenomena, probabilistic statements about relationship between social phenomena। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, अगर x है तो y के होने की इतनी डिग्री है, डिग्री, यू नो, डिग्री। सो प्रोबेबिलिटी बता रहा है ये। सो अगर x सोशल फिनोमेना चल रहा है तो y चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बताएगा वेबर कि इस डिग्री तक ये हो सकता है।
तो ना तो पूरा कंप्लीटली इधर गया, ना पूरा कंप्लीटली इधर गया, जो हमने पहले भी बोला था। ठीक है जी। व्हाट वी कैन से, he is estimating, he is estimating the degree, he is estimating the degree to which, he is estimating the degree to which a certain effect, a certain effect, a certain effect is favored by certain conditions. ही इज एस्टिमेटिंग, वो अनुमान लगा रहा है कि इस हद तक ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये कर रहा है वो। ठीक है जी। इसको पढ़ो एक सेकंड, सारे सारे को देखो और मुझसे पूछो अगर कोई डाउट है तो। हाँ जी, एक सेकंड खोलता हूं। हाँ जी बोलिए, हो गया। बोलिए बोलिए, कोई डाउट? सर साइंटिफिक इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? साइंटिफिक, इंक्लिनेशन। ये क्या वर्ड है? स्पेलिंग बोलो, वह लिखो सामने, नहीं तो। सर आपने बोला था। अरे मैंने कुछ और बोला होगा, साइंटिफिक इंक्लिनेशन बोला होगा यार, इंक्लेशन तो कोई वर्ड ही नहीं होता। क्या है सेंटेंस, किसी और से पूछो। सर यही होगा फिर जो आप बोल रहे हो। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव,
साइंटिफिक इंक्लिनेशन, बात समझ आई भाई? समझ आई बात? क्योंकि यही है इसका, और कुछ इसमें है नहीं। फिर हम इसके आइडिया टाइप्स देखेंगे। क्यों इंदु, कुछ और मिला? नेशन, इंक्लिनेशन। हाँ, इंक्लिनेशन है यानी झुकाव। झुकाव, किस तरफ आपका झुकाव है? हाँ भूपति। सर एक केस स्टडी के तौर पे डाउट था, जैसे हम अभी न्यूज में देखते हैं जो चाइना का जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, चाइना वाले, तो हाँ। वहाँ फेस सेविंग टर्म यूज की थी कि किसने? वो, चाइना ने? नहीं, न्यूज़पेपर में किसके कि कॉन्टेक्स्ट में? कवर करते रहते हैं ना, कुछ भी ब्लंडर हो जाता है तो उसको हाँ, फेस चाइनीज सेविंग। गवर्नमेंट, हाँ तो वो उसका सोशल एस्पेक्ट आएगा या पॉलिटिकल आएगा? क्योंकि हम अगर कल्चरली कहाँ भी चाइनीज कहाँ 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 आएगा? फेस सेविंग में मैक्रो फेस कॉन्सेप्ट सेविंग, सोशली हो जाएगा या पॉलिटिकल रहेगा? फेस सेविंग खाली इज गवर्नमेंट ऑलवेज, कर रहा है। फेस सेविंग इज ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं कहना चाहिए मुझे, पर फेस सेविंग अगर आप डिग्री की बात करोगे, जैसे वेबर से अगर आप पूछते, तो वो इसको सोशल फिनोमिना बोलता है डिग्री में। पॉलिटिकल फेस सेविंग में आपकी सरकार बचनी चाहिए। सरकार अगर गिर रही है और कुछ आप करके सरकार बचा लेते हो, तो वो तो हो गया पॉलिटिकल, मोर पॉलिटिकल डिग्री हो गई उसमें। फेस सेविंग इज ए सोशियो पॉलिटिकल फिनोमिना। सोशल और पॉलिटिकल अलग अलग नहीं है वो। तो अगर मैं वेबर हूं और आपकी सरकार गिर रही है, तो मैं कहूंगा कि मोर पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो गया वो डिग्री में। और अगर मान लो सरकार नहीं गिर रही है और आपकी हरकतें इसी टाइप की हैं, तो ये फेस सेविंग सोशल होगा। सोशियो पॉलिटिकल में सोशल ज्यादा इंक्लाइंड होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। सक्सेस भी ऐसी होती है। तुम मानोगे, तुम खुद जानते हो, मानोगे क्या, करप्शन क्यों है सोसाइटी में? इतना करप्शन है, जो लोग घुसते हैं बहुत अच्छे अच्छे भी घुसते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन जो ज्यादा गड़बड़ है वो अकड़ के घुसते भी हैं और सिस्टम को भी गड़बड़ करते हैं। आप कॉन्फिडेंस देखो उनका। आम आदमी तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाता। तो यार ये डिग्री, इट इज द डिग्री। ओके सरस्वती, समझ में आया? यस सर। हाँ, जान लगा दो तुम सब लोग, तुम जान लगा सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। और उसके पीछे भी बहुत साइंटिफिक, इसके पीछे भी बहुत साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए सब, क्योंकि तुम सब लोग अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से, मतलब अलग अलग तरीका है सबके, सबका सर आगे एक और लाइन बोली थी आपने, ही क्या? इज कवरिंग ब्रॉड स्पैन एंड मैनी सोसाइटीज में, स्पैन स्पैन, का मतलब क्या है? ही इज कवरिंग ब्रॉड स्पैन मतलब मान लो तुम अपने चाचा के घर गई और तुमने वहां बैठ के बहुत सारी बातें की, चाचा को बताया कि मैंने कॉलेज जाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कॉफी पी, मैंने चाय पी, मैंने ये माना, मैंने झंडा लगाया, मैंने जो है खेत में गई, मैंने ये किया, मैंने गूगल खेला, मैंने प्ले गेम खेले। और तुम उसके बाद सारी बातें करके, दुनिया भर की दोस्तों की बात करके, मम्मी पापा की बुराई करके, अच्छाई वो भी करके, तुम वापस घर आ गई। तो तुम्हारे चाचा बोलेंगे सरस्वती स्पोक अबाउट ब्रॉड स्पैन ऑफ थिंग्स। स्पैन, होराइजन, स्पैन। समझ आई? समझ आ गया? जी सर। जल्दी बोला करो, समझ गई? यस सर। हाँ, और कुछ चले आगे? तो हम आगे भाई आइडिया टाइप्स पे। किस पे आ गए हम? आइडिया, आइडियल टाइप्स। हाँ, स्पैन मतलब होल व्यू। सर तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है इन लोगों में से, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं? वीडियो ऑन करके जल्दी 1 सेकंड बोलो, टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी रिपोर्ट किया करो यार, तुम बहुत देर लगाते हो। सर अभी हम ज्यादा मिले ही नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे। एग्जामिनेशन तो कॉमन होगा, मिलने से क्या कौन सा ब्याह करना है? वैसे ब्याह तो आजकल किसी किसी का भी से भी हो जाता है। आजकल तो चल रहा है सब कुछ समाज में, सोशियोलॉजी होने के नाते हमें तो एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मिलने का इंतजार मत करो। काम 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 जोड़ो, कि कौन मेरे साथ जुड़ के चीज को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ऐसे इंटरेक्ट करो एक दूसरे से, राधा देन मिले नहीं, हम जब तक मिलेंगे नहीं, तो तेरी कौन सी नेल पॉलिश, तेरे को कौन सा रंग पसंद है, अच्छा तू ऐसे कपड़े पहनती है, ये सब थोड़ी ना करोगे यार। इसका स्कोप नहीं है, भूल जाओ तुम, किसी कंपटीशन में नहीं हो तुम।
अगर कंपटीशन में जाना है तो कन्वर्ज योर एनर्जीज, एक दूसरे से सीखो। जैसे तुम लोगों में कॉन्फिडेंस में भी, जैसे सरस्वती भले हिंदी मीडियम से हो, बट आई ऑलवेज फाइंड कि इसका एक्चुअल कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, कि इसमें कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस यहाँ मटेरियलाइज होना चाहिए। इंदू के पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि एक बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही, वो और इवॉल्व हो सकता है, क्या हो सकता है वो तो एक अलग पर्पस पर्सपेक्टिव है, लेकिन है उसके पास एक। फिर आंचल के पास भी है कि वो भी मतलब सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है। कोमल भी जो है वो सिंसियर है, मतलब बहुत सारी सिंसियर तो नहीं कह सकते, बहुत सारा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सिंसियर तो है ही। समझे आप मेरी बात को? इतना तो मुझे देखते आंख बंद करके ही पता लग जाता है। तो अब तुम सोचो मिलोगी तो 5 साल से पहले पेपर नहीं निकलेगा। पेपर 2-3 साल का गेम है मैक्सिमम, वो भी जब हाई एंड पे वर्क किया जाए, हाई एंड पे। अब किरण जी हैं, वो तो 3 क्यों लगाया जाए, उनको तो बस मतलब उनको अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करना है, तब आग निकलती है। तो उसके बिना थोड़े ना पेपर निकलता है। पेपर नहीं निकलता मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पेपर निकलता है यार, मतलब ये मत सोचो करो हाय मेरा नहीं निकलेगा, अरे ये सोचो कैसे कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ऐसे सोचो, रादर देन मेरा नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हिम्मत बहुत बढ़िया रो, हिम्मत, पॉजिटिव हिम्मत, मतलब यू नो इंपिरिकल, आई बिलीव इन इंपिरिसिज्म। मैं हर चीज इंपिरिकल करता हूँ, मेरे को गैस पसंद ही नहीं है। अगर मेरे 10 साल पुराना नोट्स में से अगर एक पेज गायब हो जाए और इधर से उधर हो जाए तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे, मैं उसको ढूंढूंगा उसी टाइम ही, चाहे मुझे 2 घंटे लग जाए। है उसका प्लस भी है, उसका माइनस भी है। मैंने बुक्स और नॉलेज से ज्यादा वैल्यूएबल कभी किसी चीज को माना ही नहीं। मेरे पास अपने हैंड रिटन नोट्स हैं 1999 2001 के भी, और वो कुछ नहीं थे वो। अब खोलू ना उसको तो कबाड़ा है वो, कुछ पता ही नहीं था जिंदगी का, बताने वाले भी नहीं थे कोई, लेकिन वो फिर भी मैंने रख दिए, पता नहीं ऐसे ही रख दिए। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। सर आप बोल रहे हो कि मैं अपने बुक्स के से ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगर आपकी फैमिली में कभी कुछ हो जाए तो क्या कहते हैं, आप बुक्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे कि फैमिली को? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात देखो, फैमिली में जिसको कुछ हो जाए तो अकॉर्डिंग टू वेबर, अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हम उनको सोचते हैं। पहली बात क्या वो मेरे कारण हुआ, मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैं उसका कारण हूं तो मुझे उसका कारण नहीं होना चाहिए, मैं उस कारण को अपने आप को हटाऊंगा। अगर मेरे कारण से, यानी मेरे कारण के पीछे भी अगर मेरा पॉजिटिव कारण है, मान लो मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, मेरे ज्यादा पढ़ने के कारण घर में कलह होती है, तो मैं उस कलह को हटाऊंगा, अपनी पढ़ाई को नहीं हटाऊंगा। मैं उस सोर्स को ढूंढूंगा जो मेरी पढ़ाई को मुझे ताकत देगी, रादर देन मैं कलह, क्योंकि कलह खत्म नहीं होगी वो। आप पढ़ाई छोड़ दोगे कलह फिर भी रहेगी वो। तो मेरे परिवार में भगवान ना करे किसी के परिवार में मान लो कुछ हो जाता है, तो मैं पहले सोचूंगा क्या मेरे कारण हुआ, मैं जिम्मेदार हूं क्या इसका, मतलब मैं क्या कर सकता था इसमें, मैं व्हाट आई कुड हैव डन, मैं इसमें क्या चेंज कर सकता था। मैं देखूंगा अच्छा मैं ये चेंज कर सकता था कि मैं टाइम के ऊपर मान लो चाय पकड़ा सकता हूँ, तो मैं टाइम बांध दूंगा कि इस टाइम पे मैं रोज चाय पकड़ा दूंगा। मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा आपको कि तुझे चाय पकड़ानी है, चाय उसी टाइम पकड़ाऊंगा, पर मेरे को अगर चाय बनाने का काम नहीं है तो मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन मैं चाय पकड़ा दूंगा। अब मान लो तुम्हारी उम्र में तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हें उठाना पड़ता है, उठ जाओ बैठ जाओ कर लो, तो वो अगर कलह का कारण है तो आपको उसको दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लो कोई बीमार है, भगवान ना करे कोई बीमार, जैसे कोरोना में तो बीमार गए लोग खत्म ही हो गए, करोड़ों लोग मर गए, तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं, साथ बैठ के मैं हाय मर गया, हाय बीमार ठीक नहीं होता, ऐसा अगर मैं 6 घंटे भी दे दूं सामने वाले को, तो क्या मैं उसकी बीमारी ठीक कर दूंगा? अरे यार मैं तो ठीक नहीं कर सकता। तो मैं एडिक्वेट टाइम दूंगा अकॉर्डिंग टू वेबर, डिग्री, कितनी डिग्री, तो मैं 5 मिनट दे दूंगा, 15 मिनट, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कितनी देर में इसकी साइकिल उठ जानी चाहिए थी। अगर उतनी सर देर में भी उसकी, मुझे लगता है बोलो कि ये जल्दी। बस कहने की बात होती है कि मतलब हाँ। मैं उसके सामने कहूँ, मतलब कुछ नहीं कर सकता कि 2 घंटे दे दूं, 4 घंटे दे दूं। ठीक। मतलब जल्दी बोलो, मत- मतलब क्या? सर आपने कहा ना जैसे कि मैं उसको 2 घंटे दूं, 4 घंटे दूं, मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा हम्म कि हाय मर गया, हाय मर गया। हम्म हम्म
पर ये सिर्फ कहने की बात है, रियलिटी बिल्कुल। में जब खुद की फैमिली के ऊपर आता है तो फिर हाँ, होता ये है। बात तुम जब कहती कि पहली बात तुम ही दुनिया की पहली फैमिली होती, बाकी सब लोग जंगल में रहते, पहली बात। दूसरी बात, तुमने दुनिया देखी होती। अगर मैं तुम लोगों की गर्दन पे पैर रख के बोलूं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम आराम से मान लोगे कि तुम्हारी ना औकात है ना तुम्हें कुछ आता है। और अगर मैं प्यार से बताऊं तो तुम्हें लगेगा कि ये हवा में बोल रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूं वही होता है और जो मैं बोल रहा हूं वही सच है। एक पर्सपेक्टिव में, लेकिन एक पर्सपेक्टिव में अगर एग्जाम निकालना है तो, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो ऐसा होना पड़ेगा। अब सरस्वती बोल रही है तो कहने की बात है। अरे अभी मध्य प्रदेश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था लास्ट ईयर, जब मध्य प्रदेश में लोकसभा या कभी इलेक्शन हो रहे थे, जो भी था, उसका बाप मर गया। वो आईएएस है, वो चाहे तो 2 महीने छाती पीट सकता है। वो गया भी नहीं उस टाइम, 2 दिन के लिए गया, सिर्फ इलेक्शन के बीच में था, 2 दिन के लिए गया, वापस आ गया। और वो जो बाकी रिचुअल्स होते हैं वो बाकी फैमिली वाले संभालेंगे। और उसके बाद उसको अवार्ड भी मिला है अभी। ये बात तो मैंने उसी टाइम नोटिस कर ली थी, मैं बड़ा वो हुआ था, मैंने कहा यार गजब बंदा है भाई, मानना पड़ेगा यार, व्हाट अ ड्यूटी मैन। और उसको अवार्ड भी दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब हम मानते हैं कि चलो उसके परिवार में कोई भी नहीं था तो गांव खड़ा हो जाएगा, गांव भी खड़ा नहीं होगा तो उसका समाज खड़ा हो जाएगा, समाज भी खड़ा नहीं होगा तो कोई और खड़ा होगा। ऐसे नहीं होता कि कोई खड़ा नहीं होगा। आप सही चीज तो करो, 100 लोग में से 90 आपके अगेंस्ट होंगे, लेकिन 10 भी कहीं से निकल के आएंगे। तो ये तो अब आपने कुछ देखी नहीं दुनिया। इसीलिए इसीलिए कांस्टेबल को डंडा दिया जाता है, समझाया नहीं जाता उसको। आईपीएस के सामने कांस्टेबल, प्रमोशन होके बने हुए इंस्पेक्टर आंखों में आंखें नहीं मिला सकते। भगवान, भगवान, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, पुलिस पर्सनल से पूछ लीजिएगा। हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल टॉयलेट अगर कर रहा है और उससे बोल दिया जाए कि सर खड़े हैं अभी चल, तो टॉयलेट रोक के सर के पास जाएगा। इस लेवल का कमिटमेंट चाहिए। नहीं है तो आप नहीं जा सकते, आप ऊपर भी नहीं, क्योंकि इतनी वैल्यू दी गई है, हायरार्की ने सिस्टम ऐसा बनाया है। अब क्या करें, अब वो आपको अगर ऊपर उठना है हायरार्की में तो आप ऊपर उठिए, मेहनत कीजिए और वैसा सोचिए। इसीलिए आप सेंसिटिव बनते हैं ऑफिसर्स, बहुत सारे जो नीचे से उठ के आते हैं, गरीब घर से मान लो है या नहीं भी है, कोई अगर मान लो सर्विस में और वो बाद में आईपीएस बनता है। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट आईपीएस हैं। जैसा आप सोचते हो वैसा तो आईपीएस होता ही नहीं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, दुख भी होता है, सुख भी होता है। तो ये तो सरस्वती जी कोई कारण नहीं है, जिसे कहते हैं नॉन सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये सामाजिक एस्पेक्ट है जो आपने बात की। कष्ट सबके साथ है, दुख सबके साथ है, लेकिन उसका इमोशनल निवारण नहीं है। क्या करें, अब मैं इमोशनल जवाब दे सकता हूं लेकिन उससे पेपर नहीं निकलेगा। और एक बात और भी जान लो, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, यानी कुछ तो चाहिए मोटिवेशन के लिए। सेल्फ नहीं है तो कुछ पकड़ो, किसी के बारे में सोचो, किसी चीज से इंस्पायर हो, कुछ तो सिस्टम बनाना पड़ता है। जब तक आपका सिस्टम क्लियर नहीं होगा तो पेपर भी नहीं होगा। बात समझे मेरी बात को, मतलब, और सबके डिफरेंट वेज हैं, ये बात तो सच है। तो मैं ये कब कह रहा हूं, और ऐसा मत सोचिए सरस्वती जी कि मैंने ये सब नहीं देखा है। मैं बता दूंगा मैंने क्या देखा है और मैंने क्या किया है, तो तुम हिल जाओगे। ऐसा नहीं कह रहा मैं। और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मजा नहीं आता उसमें, क्योंकि झूठ बोलने में सोचना पड़ता है। मुझे सोचने का शौक नहीं है। मैं नहीं सोचता ऐसे कि मैंने क्या बोला था, जो बोल दिया बोल दिया। बात समझे मेरी बात को? तो पर्सपेक्टिव पे है सारी चीज। तो कष्ट सबके साथ है, नॉर्मल आदमी एक लिमिट तक सब है, उसके आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा। सभी बीमार हैं, सभी दुखी हैं। बुद्धा ने कहा है, सभी दुखी हैं, दुख का कारण है। देयर इज सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, बट देयर इज ए कॉज टू सिजेशन ऑफ सफरिंग ऑल्सो। चलो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूं, मेरी एक स्टूडेंट है, उसके सामने मत बोलना कभी, मान लो कभी मैं मिलूंगा ऑनलाइन भी, मैं बिठा दूं उसको लाके। अब वो पीएचडी कर रही है। कब मिली थी मुझे? 4-5 साल हो गए उसको मिले हुए। आईएएस तो उसको उसी साल बनना था, मतलब हर आदमी चाहता है। 1 आध साल तो समझने में लग गया यार क्या हो रहा है ये। फिर उसके बाद उसका क्या कहना होता था बहुत बार, फंस गई मैं तो, मुझे नहीं पता था इतना टफ है। आप नहीं मिलते ना तो एक बार कोचिंग लेती और मैं छोड़ देती। फंस गई मैं तो, फंस गई मैं तो,
मैंने कहा तू कर सकती है, कर ले, मेरे को पता है तेरे में दम है, वो दिखता है कि ऐसे कर ले। करते करते काम किया, गलतियां निकली कुछ, कभी परिवार साथ नहीं दे रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी ज्यादा साथ दे रहा है, कभी कम साथ दे रहा है, तो पूरा साथ चाहिए सबको। मतलब किसी के माँ बाप अगर मान लो बेचारे नहीं पता उनको ज्यादा और वो थोड़ा डांट दें या थोड़ा इग्नोर भी कर दें, हाँ मैं तो मोटिवेट नहीं करते, मतलब सब कुछ तुम्हें ही करेंगे, तुम खुद कुछ मत करना। मतलब माता पिता को नहीं पता भाई कि क्या नौकरी क्या बड़ा, वो डरते हैं कि यार छोटा ही कर ले कोई बात नहीं, तेरा ब्याह करना है, उनका सोच है वो, लेकिन तुम उनमें भी उन्हें गाली दोगे। आपको क्या पता, उसके पापा को देखो, उसकी माँ को देखो, मैं यहाँ क्यों पैदा हो गया, इसका तो कोई इलाज ही नहीं इस चीज का। तो वो लड़की बुद्धा से मुझे ध्यान आया ना, तो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके पास, तो भाई उसने मुझे बोला, अभी अभी भी बोला, बहुत बार डांटना पड़ता है, बहुत बार बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मुझे बोले कि सर जो आप बोल रहे हो, जो एग्जाम का प्रिपरेशन भी है ना, वो बुद्धिज्म है, वो एक्चुअली बुद्धिज्म की तरह है। तो बुद्धा ने बोला है का दुख होगा, दुख का कारण होगा, दुख के कारण का निवारण भी है, और निवारण के रास्ते हैं, है ना, धम्मा संघा, जैसे उसने बोला ऐसे इसके भी निवारण के रास्ते हैं। अब लोग यूट्यूब पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भाई, यूट्यूब पे कैसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप, समझ लो कोई चीज को, यूट्यूब से न्यूज़पेपर नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन लोग देखते हैं, आइए भाई मैं आपको बताता हूँ आज क्या हुआ है, और वो शुरू हो जाता है, वो साले लोग सोचते हैं भाई यार मेरा पेपर करने की क्या जरूरत है, सारा करंट अफेयर मेरा हो जाएगा। 2 साल 3 साल से कुछ आ ही नहीं रहा करंट अफेयर्स में, कर लो अपनी हस्ते सी, और ना आएगा अब, ना आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट है। वो पीसीएस में भी अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं, इस बार का एचसीएस था, देखो क्या क्वेश्चन थे, दिमाग वाले। पहले था वो रटने वाले आते थे ऊट पटांग, अब रटने वाला कुछ था ही नहीं ऐसा, तो फिर स्मार्ट बच्चा आगे बढ़ेगा यार, पहले जिसका सिलेक्शन हो गया हो गया। क्योंकि पब्लिक लाइफ चेंज हो रही है, 1 सेकंड में वीडियो बना के डाल देता है कोई भी। हालत यह है कि रेलवे मिनिस्टर को लोग डाल देते हैं राजधानी से फोटो खींच के, और उसको एक्ट करना पड़ता है, चाहता नहीं है कोई भी, करना पड़ता है। मैं भी रहा हूं, मैंने भी देखा है, प्रेशर है बहुत ज्यादा, पॉजिटिव प्रेशर है ये। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कष्ट नहीं होगा या कोई सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट नहीं होंगे, भाई ये तो है। अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली का ड्रग एक ऑफिसर थे, नाम नहीं बताऊंगा, जब मुझसे मिले वो, मैं मिला, तो उसकी सिस्टर, या जब वो प्रिपरेशन कर रहा था उसकी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन नहीं छोड़ी उसने, मतलब नहीं छोड़ी इन द सेंस रैंक लाया, टॉप 50-60 रैंक है दिल्ली कैडर में। वो एक ऐसा ऑफिसर है जिसको सारे लॉ पता है ढंग से, तो जितने नए बन के जाते हैं ना उससे सीखते हैं, सर क्या करूं, अब क्या करूं, तब क्या करूं। उसने लॉज को इतने अच्छे से वो किया है, उसको जरूरत नहीं है कि मेरी पोस्टिंग यहाँ कर दो वहां कर दो, सिस्टम के हिसाब से बना है वो, ही गो बाय द लॉ। मतलब ओ दिस इज द हैपनिंग, दिस शुड हैपन, दिस शुड हैपन, दिस मस्ट हैपन, ये अप्रोच होती है ये। तो आप सब लोग तो सब कुछ कर सकते हो अभी, ये कैसे कह रहे हो कि भाई कहने की बात है, कहने की बात नहीं है ये, मेहनत करनी पड़ती है साथ में। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि भाई बिना मेहनत किए हो जाएगा, हमें खुद मेहनत, मुझे शौक है मेहनत करने का, मतलब उस टाइप की शौक होता है ये, पैशन, समझे आप। तो मुझे तो शौक है, वरना कौन बात करे। तुम्हें कुछ आता है, नहीं आता, मैं तो बात कर रहा हूँ। मैं पहले नहीं करता था, आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले मैं ऐसे ढूंढता था, ये करेगा, ये करेगा, और वो भी सर, मैं इधर, आप इधर इधर इधर, क्या नाम है तेरा, ये ले मेरा ईमेल, बात कर लियो, वो अपने आप बात करेगा, ये मेरा फोन नंबर, चल बात करना। ऐसा कर, 15 दिन बाद 6 बजे यहाँ खड़ा मिलना, और मुझे बोल देना कि मुझे याद दिला देना, वो याद भी दिलाएगा, खड़ा भी रहेगा। शाम को 6 बजे मिलने को बोलूंगा तो 9 बजे तक वहीं खड़ा रहेगा वो, और ये नहीं बोल सकता मुझे कि मैं खड़ा हूं 3 घंटे से, नहीं होगा ऐसा। जिन्होंने ऐसा बोला वो बाजीराम में ही पढ़ा रहे हैं, जिनको मैंने कहा था भाई कर ले, भाई कर ले, तेरा हो सकता है, नहीं समझ में आया, और आप कहते सर आप जो कहते थे सर वो कितना सिंपल है सर, समझ में ही नहीं आया। अरे तेरी अप्रोच ही नहीं थी। आपका लालच डिसाइड करेगा ना कि आपको क्या मिलेगा। आपका लालच है मैं थक गई, आपका लालच है मैं सोना है, आपका लालच है मेरे को पैसे खर्च नहीं करने, आपका लालच है मुझे पढ़ना नहीं है, आपका लालच ये है कि कोई चीज किसी के थ्रू स्वैप हो जाएगी, तो नहीं होगा ऐसा। ठीक है जी, ओके। आई थिंक मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए। पढ़ते टाइम कुछ नहीं बीच में आना चाहिए,
मर गया पूरा, सब मर गया तुम्हारे लिए, खत्म। अगर ऐसा करोगे तो शायद कुछ हो जाए, शायद। अब तुम पढ़ भी रहे हो, हाँ माँ सब चल रहा है भाई, ये क्या है? इसका मतलब तुम्हारे अंदर एफर्वेसेंस है ही नहीं, इसका मतलब सोशल करंट है ही नहीं। दरखाई में ऐसे कैसे करता काम? पढ़ते हो तो उसको उसके कोड निकल के आ जाना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? लास्ट पॉइंट बता देता हूं, वो आएगा नॉन एकेडमिक चीजों में कैसे करते हो। खाने में 1 घंटा चाहिए, नहाने में 2 घंटे चाहिए, किताब तक आते आते भी हाथी की तरह 5 मिनट लग जाते हैं, कॉपी खोल के भी फिर 5 मिनट सो जाते हो, कुछ और सोचते हो, उससे एकेडमिक आएगा। नॉन एकेडमिक इज रिलेटेड विद एकेडमिक। कैसे बैठते हो, कैसे खड़े होते हो, क्या सोचते हो, अपने बारे में इमेज क्या है, इसीलिए बहुत टफ है। फिर इमेज, बच्चे की इमेज चेंज करो उसको, तो फिर लोग सोचते हैं अरे पढ़ाया क्या? अबे पढ़ेगा तो तू खुद ही बे, है? मतलब साले पूरी जिंदगी तेरे को पढ़ाते ही रहेंगे, है? स्कूल में ही पढ़ाओ, कॉलेज में ही पढ़ाओ, फिर पढ़ाओ, अब पेपर निकाल देगा तू पढ़ के? असंभव। समझे मेरी बात को? तो अलग बनो, वहीं रह के अलग बनो, ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ। ये बकवास छोड़ दो लाइफ की कि मेरे को ये मिलता तो मैं पता नहीं क्या कर देता, मैं यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देता, ये तो मैं यहाँ हूं तो ही मेरा नहीं हो रहा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। मतलब मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ अभी, तो ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो चीजें सॉल्व हो सकती हैं, देयर इज ऑलवेज अ वे अहेड। समझे मेरी बात को? तो सरस्वती ने जो बोला बिल्कुल सही बोला उसने, लेकिन अप्रोच तो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो वेबर ने आइडियल टाइप्स बना दिए। अब आइडियल टाइप में हम 1-2 लाइन 2-4 लाइन लिख के हम छोड़ देते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी। इट इज one of his best known contribution कह लीजिए, it is one of his best known contributions to contemporary sociology, because it is one of his best known contribution to contemporary sociology because he developed conceptual tools, to be used by later historians and sociologists, because he developed conceptual tools to be used by later historians and sociologists। ठीक है जी। उसने कुछ ऐसा किया जो आने वाले समय के इतिहासकार एवं समाजविद हैं, दोनों इसका प्रयोग कर सकते थे। Ideal type is such an important conceptual tool. Ideal type is such an important conceptual tool. Change the paragraph. अब वेबर ने क्या बोला, वेबर की डेफिनेशन लिख देंगे हम। चेंज द पैराग्राफ। An ideal type is formed by an ideal type is formed by ideal type is formed by the one-sided accentuation क्या होता है accentuation? बताता हूं अभी। one-sided accentuation, अंडरलाइन कर दो इस वर्ड को। अभी इसका मतलब भी बता रहा हूं हिंदी में भी। accentuation of one or more points of view, one-sided accentuation of one or more points of view by the synthesis of by the synthesis of large number of different concrete individual phenomena। लार्ज नंबर जब हम बोल रहे हैं तो प्रेजेंट है, हाफ प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सब कुछ हो जाएगा।
by the synthesis of large number of concrete individual phenomena. कंक्रीट हैं, ओके कंक्रीट हैं, लेकिन कंक्रीट होने के बावजूद वो एब्सेंट हो सकते हैं, वो प्रेजेंट हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है? कंक्रीट इंडिविजुअल फिनोमेना. कंक्रीट इंडिविजुअल इज द की वर्ड हेयर, है ना? कंक्रीट इंडिविजुअल. जैसे अभी हमने जो बात की, हमने कंक्रीट इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में बात की, सरस्वती ने जो बोला, लेकिन वो हाफ बात प्रेजेंट हो सकती है, हाफ एब्सेंट हो सकती है, हाफ मानी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है. कंक्रीट इंडिविजुअल फिनोमेना विच आर, कॉमा लगा के बोलो, कॉमा, which are arranged according to those one-sidedly emphasized viewpoints. One-sidedly एक तरफा, अभी बताता हूं मैं एक सेकंड में. One-sidedly emphasized viewpoints into a unified analytical construct. ब्रैकेट में क्या बोल सकते हो? in its conceptual pure form, ब्रैकेट में लिखो, in its conceptual pure form, this mental construct cannot be found empirically anywhere. In its conceptual purity, this mental construct cannot be found empirically anywhere in reality. ब्रैकेट क्लोज. गजब हो गया ये तो. वैसे जो वेबर ने, अभी मैंने जो आपको बोला, वेबर ने बोला है कि एक आइडियल टाइप बनता है जब एक तरफा स्वराघात करते हो, आप बार बार उस पर आघात, स्वराघात करते हो, बार बार आप उसी बात पे आप फोकस करते हो, लगातार फोकस करते हो, एक ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और सिंथेसिस हो जाता है बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे आइडियाज का. किसके अंडर सिंथेसिस हो जाता है? जो इंडिविजुअल फिनोमेना है, जो एक आदमी, एक इंडिविजुअल, एक एक्टर है, एक फिनोमेना है, एक जो इंडिविजुअल जो चीज हो रही है. जैसे हमने कल्चर को बोला, कल्चर में जब आप कहते हो कि एक ही साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को, एक ही साइड की बात को एम्पिरिकली जब आप बार बार उसको समझते हो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ साथ, तो वो वन साइडेड जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आते हैं वो एक एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट बन जाते हैं, और उस एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट को हम कहते हैं आइडियल टाइप. मेंटल अगर फॉर्म में बोलोगे तो आप उसको नहीं पा सकते कॉन्सेप्चुअल प्योरिटी में, वो मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि वो फिजिकल तो है नहीं. जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले जो बातें की, वो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट था, वो एक आइडियल टाइप था. मैंने अभी भी बताया कि एक आइडियल टाइप क्या है सिविल सर्विसेज का, जिसको सरस्वती ने बोला नहीं ये तो बोलने की बात है, ये तो मतलब ऐसा नहीं होता, तो वो अपनी जगह ठीक है. लेकिन मैंने जब उसको प्रूव किया, लगातार मैंने उस चीज को फोकस करके, तो वो एक आइडियल टाइप निकल के आ गया. ये है सर आइडियल. मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला था. मैंने पर्टिकुलर टाइम के लिए यदि कुछ होता है तो उसको उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर मान लो शाम को गलती से लिम्का की जगह तुमने दारू पी ली, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन तो दोबारा नहीं पी ना. लेकिन अगर तुम हफ्ते एक बार तो तुमने गलती से दारू पी ली, और रोज शाम को तुम्हें पौवा चाहिए ही चाहिए, तो वो गलती है. अनजाने में कोई भी हुई चीज को मैं गलती नहीं मानता. या फिर एक बार कोई चीज हो रही है, तो एक बार पढ़ाई बंद हो गई और तुम्हें आईसीयू में बैठना पड़ा 2 दिन 3 दिन, वो गलती नहीं है. लेकिन वो 3 दिन के बाद भी तुम 15 दिन और वेस्ट कर रहे हो, तो वो गलती है तुम्हारी, आईसीयू की गलती नहीं है. तो आइडियल टाइप ये होता है, एक्टिंचुएशन. सो सिविल सर्विसेज भी क्या मांगती है? आइडियल टाइप मांगती है. देखो बाप रे, कॉन्सेप्ट से पहले हमने तो कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर लिया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था. अब समझ आया नहीं आया? समझ आ गया कि नहीं आया अभी भी? यस सर. यस. नहीं यस नहीं समझ आया, नहीं तो बोलो जल्दी, हम फिर खत्म करें. ठीक है जी, तो हम आइडियल टाइप पे पहुंच गए. अब आप भी आइडियल टाइप बन जाइए, और कल सुबह मिलते हैं.
सुबह सुबह का ये है कि अब आपको इधर उधर पटका नहीं जाएगा, और अब आप पूरे दिन ज्यादा सोच सकते हो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में। पहले आप दोपहर के बाद से सोच सकते थे, अब आप सुबह सुबह सोच सकते हो। और सुबह क्लास से पहले भी 1 घंटा उठ के, 2 घंटे पहले उठ के, जैसे किरण ऐसा कर सकती है कि जब सब घर वाले उठने वाले हों उससे आधा घंटा पहले उठ जाए, या उनको बोले आधा घंटा तुम और सो लो, और फिर उस टाइम पे सुबह सुबह पढ़ दे, और जब वो उठ जाए उनको तैयार करते हुए अपना माइंड में रिवाइज करे। और अब जब यहाँ आ जाए, अब क्लास हो गई, आपके पास 1 घंटा आगे वाला भी है, उसमें सारा पीछे का रिवाइज कर लो। और एक दिन पहले, जैसे आज की मान लो क्लास आपको मिल जाएगी, तो एक दिन आप पीछे पीछे साथ साथ में देखते देखते चलो, और आगे भी चलते रहो। तो करना पड़ता है, और बाकी तो फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। लेट मी सी। ओके, एनीथिंग एल्स? विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी sir. मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके भूपति जी। थैंक यू सर। भूपति जी भाई सारे देख ले, अब तेरे को दिलवा दिया है सब जी सर। है? जी सर। नहीं कर लेगा ना अब तो? हाँ जी सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय सर।